सभी को नमस्कार। एनीमे शो में आपका स्वागत है क्योंकि आज आपको नवीनतम एनीमे देखना चाहिए। 15 साल पहले थान बिन्ह के ग्रामीण इलाके में एक छोटे से लकड़ी के घर में एक माँ और बेटा रहते थे जो एक दूसरे की देखभाल करते थे। नो नाम का छोटा लड़का, हालांकि अभी भी छोटा था, अपने परिवार का समर्थन करने के लिए घर के कामों को संभालने में काफी सक्षम था क्योंकि उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार थी और उसे बिस्तर पर रहना पड़ता था। इसलिए नो हमेशा थाव हिउ था और अपनी माँ की अच्छी देखभाल करता था। माँ और बेटे का रिश्ता बेहद मधुर था, लेकिन फिर ऐसा लगा कि माँ ने भविष्यवाणी की थी कि उसका स्वास्थ्य अधिक समय तक नहीं रहेगा। इसलिए उसने धीरे से अपना मुंह खोला और कामना की कि भविष्य में वह केवल यही आशा करती है कि नो उस तरह से जी सके जैसा वह चाहता था। रात में सॉसेज पकाने और उसे अपनी माँ के खाने के लिए लाने के बाद उसने उसे बहुत देर तक पुकारा, लेकिन उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए उस रात वह अनाथ हो गया जब उसका एकमात्र बचा हुआ रिश्तेदार भी मर गया। उसने जल्दी से अपनी माँ की नई बनी कब्र पर सफेद लिली रख दी। छोटे लड़के ने अकेले रहने के अपने दिनों के दर्द को दबाने की कोशिश की। उसके लिए अकेले रहना आसान नहीं था। उसने खेत का सारा काम किया और फिर जानवरों को पाला। उसने घर की सफाई की क्योंकि वह इतना थका हुआ था कि जब उसने कोई किताब पढ़ी तो उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह सो गया। ऐसा लगा जैसे वह दिन भर काम करने के बाद अपने दिल में उदासी को भरने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। रात में वह अकेला था और खाना खा रहा था। आज वह पढ़ने के लिए किताब लेने के लिए कुर्सी पर चढ़ गया। कुर्सी पलट गई, जिससे युवक दर्द से गिर गया। उसने वह किताब खोली जिसे उसने पढ़ने के लिए अभी अभी नीचे रखा था। अपने दिवंगत पिता की कई पुरानी यादें तुरंत उसके दिमाग में आ गईं। उसे अपने पिता द्वारा रोमांच के बारे में बताई गई पुरानी कहानियां याद आ गईं। किंवदंती है कि साहसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक विशालकाय अजगर को नष्ट कर दिया था। इस व्यक्ति ने बूढ़े जादूगर से जादू सीखा था जो पूरे जंगल पर लगे अभिशाप को हटा सकता था। उसे एल्फ किंग से सभी बीमारियों को ठीक करने वाली जादुई दवा मिली थी। चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, उसने अपने साथियों के लिए बुराई को नष्ट करने के लिए अपनी तलवार घुमाई। उस समय उसने अपने पिता को साहसी के बारे में बताते हुए सुना, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी, प्रशंसा से चमक रही थी। और फिर उसके दिल में एक साहसी बनने की चाहत की आग जल उठी। उसे अपनी माँ के अंतिम शब्द याद आ गए जो मरने से पहले उसने मना कर दिए थे। इसलिए अगले दिन घर पर मवेशियों की देखभाल करने के बाद वह 2 लाल फूल लेकर अपने माता पिता की कब्र पर गया और उन्हें अलविदा कहा। वह शहर जाने और एक साहसी बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए दृढ़ था। वह अकेला था और आगे बढ़ गया। अपने दिल में वह हमेशा इस यात्रा के बारे में चिंतित था, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प उसे हमेशा बहादुर बनने और अपने कायरतापूर्ण डर पर काबू पाने के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। जैसे जैसे वह शहर के करीब पहुंचता गया, वह पहाड़ की चोटी पर खड़ा होता गया और हलचल भरे और शानदार शहरी जीवन को देखता रहा। युवक की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। क्वांग यह जगह उससे बहुत अलग थी जिसे वह अपने गृहनगर में देखने का आदी था। सूरज एक नए दिन का स्वागत करने के लिए चमक रहा था। वह आखिरकार शहर में प्रवेश कर चुका था। यहाँ की चहल पहल भरी जिंदगी को देखकर वह रोमांचित हो उठा, जैसे रास्ते में उसकी आंखें खुल गई हों। युवक एक वरिष्ठ साहसी व्यक्ति से मिला जिसने एक शानदार पोशाक पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक हथियार था। उसने उसे अपनी पूरी प्रशंसा के साथ देखा। वह एक साहसी संघ में गया, लेकिन यहाँ के प्रभारी बलिष्ठ चाचा ने उसका स्वागत नहीं किया और सोचा कि यह बच्चों के खेलने की जगह नहीं है। लेकिन जब उसे पता चला कि वह एक अनाथ है जिसका कोई सहारा नहीं है, तो उसे थोड़ा दुख हुआ। चाचा ने उसका नाम पूछा और उसका परिचय कराया। वह प्रशिक्षण स्कूल गया। उसे नहीं पता था कि वहां क्या करना है। चाचा ने तुरंत समझाया कि जो लोग रॉयल कैपिटल के एडवेंचरर एसोसिएशन के लिए पंजीकरण करना चाहते हैं, उन्हें राजा द्वारा स्थापित प्रशिक्षण स्कूलों द्वारा स्वीकार और प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसे पेशे के रूप में भी जाना जाता है। यदि आप एक साहसी बनना चाहते हैं, तो आपको पहले तलवारबाजी या जादू जैसे कौशल सीखने होंगे। सुनने के बाद आप उत्साहित होकर यहाँ तलवारबाजी प्रशिक्षण स्थान पर गए। सभी मांसल चाचाओं के पास असाधारण कौशल थे। उन्होंने थोड़ी देर बाद अपनी भुजाएं और तलवारें लहराईं। अभ्यास है। कुंग ने तलवारबाजी का अभ्यास किया, लेकिन अभी भी पूरा हो नहीं था कि प्रबंधक ने असहाय रूप से उसे दूसरा रास्ता चुनने की सलाह दी। कौन जानता है कि शायद एक और प्रशिक्षण स्कूल उसकी दूसरी प्रतिभा को खोजने में सक्षम होगा। हालांकि दुख की बात है, लेकिन उसने फिर भी कठोर प्रशिक्षण के बाद सीखने के लिए योद्धा प्रशिक्षण स्थान पर जाने का दृढ़ निश्चय किया, जिसमें भारी व्यायाम शामिल थे। हालांकि उसने कोशिश की, लेकिन उसने जो सीखा वह केवल शारीरिक वृद्धि थी। उसे छोड़ने की सलाह दी गई क्योंकि यह उसके लिए सही जगह नहीं है। नहीं, इस बार वह शिकारियों को प्रशिक्षित करने के स्थान पर गया था, लेकिन युवक के पास शिकार के औजारों का उपयोग करने की कोई प्रतिभा नहीं थी। उसने अपनी सीमाओं के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया। फिर भी वह उन स्थानों पर जाने के लिए दृढ़ था जो जादूगरों और भिक्षुओं को अध्ययन करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, लेकिन सब कुछ उसकी क्षमता के लिए उपयुक्त नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि साहसी संघ के प्रबंधक भी हैरान थे क्योंकि वह हर स्कूल में सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से गुजर। हालांकि वह अपनी क्षमता को लेकर थोड़ा दुखी था, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी हिम्मत वापस पाली और अभ्यास करने के लिए और अधिक प्रयास करने का निश्चय किया। युवक ने अभ्यास करने के लिए अपनी खुद की लकड़ी की तलवार बनाना शुरू कर दिया। उसे याद आया कि तलवारबाज स्कूल में उसके शिक्षक ने क्या कहा था। यदि आप किसी कौशल को निखारने का प्रयास करते हैं,
तो आप एक नया कौशल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उसकी प्रशिक्षण यात्रा आधिकारिक तौर पर यहाँ से शुरू हुई। सुबह, दोपहर या रात की परवाह किए बिना वह हमेशा लगन से अभ्यास करता था। 3 साल बाद वह 100 तलवारों को विक्षेपित करने में सक्षम होने के स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि युवक ने अभी भी कोई नया कौशल नहीं सीखा था और आसानी से हार नहीं मानी। उन्होंने अगले 10 वर्षों तक प्रयास करना जारी रखा। इस प्रकार बिना एक दिन भी अभ्यास किए 14 वर्षों के दौरान वह 1000 तलवारों को विक्षेपित करने की संख्या तक पहुंच गए। इस बार वह अपने एडवेंचर के सपने को जीतने के लिए एक बार फिर शहर लौटने के लिए दृढ़ थे। यह अभी भी एडवेंचर एसोसिएशन था जहां उन्होंने उस वर्ष दौरा किया था। उनकी मुलाकात एक सुंदर और सौम्य रिसेप्शनिस्ट लड़की से हुई, लेकिन वह भी काफी हैरान थी जब उसने जाना कि वह सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से गुजर चुका था, लेकिन फिर भी उसके पास कोई कौशल नहीं था। वह भी बेहद उलझन में थी जब उसे एक साहसी बनने के लिए उसका पंजीकरण अस्वीकार करना पड़ा। इस समय उस वर्ष के राष्ट्रपति के चाचा भी प्रकट हुए। राष्ट्रपति ने तुरंत उसे समझाया कि एडवेंचर की दुनिया में सबसे ऊंची रैंक को रैंक एस कहा जाता है और सबसे कम रैंक की है, और रैंक की को प्रमाणित करने की शर्त 2 या अधिक कौशल का होना है। इसलिए उसके मामले में वह असहाय था, लेकिन यह निराशाजनक नहीं था। रैंक ई से नीचे अभी भी रैंक एफ थी, एक अपवाद जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। रैंक एफ में मिशन को शहर छोड़ने की मनाही थी, जैसे कि सजा या संग्रह सौंपना, और वह शहर में केवल छोटे मोटे काम कर सकता था, लेकिन आमतौर पर कोई भी इतना मूर्ख नहीं था कि वह इस मिशन को ले ले। हालांकि उसने इसका विरोध किया और राष्ट्रपति से उसे पंजीकरण करने और उसके हाथ में एक एडवेंचरर का लाइसेंस रखने की अनुमति मांगी। हालांकि यह केवल एक मजबूर रैंक था, लेकिन इससे उसे बेहद खुशी महसूस हुई। इसलिए उसने शहर में अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। नो शारीरिक रूप से उन्नत था, उसके पास निंजा पैर थे, घावों को ठीक करने और आग बनाने की क्षमता थी। वह ज्यादातर काम खुद करता था, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की मदद करता था। एक साहसी बनने और लोगों की मदद करने का उसका सपना धीरे धीरे सच होने लगा। आज एक निर्माण स्थल पर मदद करने के बाद उसने दूर से एक बैंगनी रोशनी को देखा और एक लड़की की मदद के लिए पुकार सुनी। वह तुरंत पास की एक गुफा में भाग गया। जगह में प्रवेश करते हुए उसने देखा कि उसके सामने एक विशालकाय गाय खड़ी थी, जिससे वह बेहद हैरान हो गया। उसने वास्तव में इसके इतने बड़े होने की उम्मीद नहीं की थी। गाय एक लड़की पर हमला करने की कोशिश कर रही थी और सैनिक अपने विशाल शरीर के आकार और हाथ में पकड़े हुए तेज ब्लेड के साथ उसकी रक्षा कर रहे थे। एक एक करके प्रत्येक सैनिक उससे हार गया। हर जगह खून बिखरा हुआ था। नो ने अपनी आंखों के सामने युद्ध के सैनिकों को देखा। वह अभी भी सदमे में था जब बैल ने अपने सींग से अगले सैनिक के शरीर पर वार किया और फिर शरीर को फेंक दिया। बस ऐसे ही सभी सैनिक उससे हार गए। खून की धार बह रही थी। जब वह उस लड़की पर हमला करने की तैयारी कर रहा था जो उसके सामने चकित थी, तो उसने जल्दी से अपने पत्थर फेंकने के कौशल का इस्तेमाल करके बैल की आंख में मारा। क्रोधित होकर बैल ने जल्दी से नो की ओर रुख किया और प्रत्येक तेज झटके के साथ उस लड़के पर हमला किया। हालांकि वह बैल की ताकत के सामने थोड़ा कमजोर था, फिर भी नो ने अपनी तलवार को वापस घुमाने की पूरी कोशिश की। बैल भी उस महत्वपूर्ण क्षण में लड़की पर हमला करने के लिए पीछे मुड़ा। वह सुंदरी के घातक वार को रोकने के लिए समय पर प्रकट हुआ। उसकी तलवार भी टूट गई। तलवार की सिर्फ मूठ ही बची थी। इस समय नो के मन में बस एक ही सरल विचार था। भले ही वह एक साहसिक कहानी का मुख्य पात्र नहीं बन सकता था, फिर भी वह उस लड़की की रक्षा करना चाहता था जो उसके सामने कांप रही थी, जवाबी हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। राक्षस ने आखिरकार अपने ही ब्लेड से बैल का सिर काट डाला। उसका बड़ा और मांसल शरीर भी जमीन पर गिर गया। इस समय उसके हाथ और पैरों से पसीना टपक रहा था और वह अब और विरोध नहीं करना चाहता था। उसके हाथ में तलवार का हैंडल भी टूट गया था, लेकिन कम से कम वह अपने बगल वाले व्यक्ति की रक्षा करने में सक्षम था। लड़की रस्सी से बच गई और धन्यवाद देने और उस उपकारकर्ता का नाम पूछने गई जिसने उसकी जान बचाई, लेकिन उसने उसका नाम बताने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि उसे अपनी क्षमताओं पर शर्म आ रही थी। इस समय सैनिक भी आ गए। पता चला कि जिस लड़की को उसने अभी अभी बचाया था वह राजकुमारी थी। इस समय वह अभी भी विशालकाय बैल के साथ लड़ाई से डर रहा था। अभी हालांकि वह एक राक्षस नहीं थी, लेकिन चांदनी के नीचे उसके लिए इतना बड़ा खतरा था। लड़का और अधिक अभ्यास करने के लिए, कड़ी मेहनत करने के लिए दृढ़ था। राजकुमारी रेखा की महिला रक्षक भी आ गई। जैसे ही वह आई, उसने उसे बचाने में देरी के लिए माफी मांगने के लिए जमीन पर घुटने टेक दिए। लिन ने न केवल उसे दोषी ठहराया, बल्कि उसे सांत्वना देने के लिए भी गया, क्योंकि इससे वह चिंतित हो गई थी। वे दोनों फिर लिन से बात करने के बाद महामहिम जिन के अनुरोध पर महल में लौट आए। महामहिम जिन को इस बात पर संदेह था कि एबिट भूल भुलैया के सबसे गहरे स्तर में रहने वाले एक राक्षस को इस तरह शहर के बीच में इतने खुलेआम क्यों बुलाया गया था। मुझे डर है कि यह मामला वास्तव में किसी के कारण हुआ था। इसका कारण वहां मरने वाले एक व्यापारी के शरीर पर अंगूठी थी। लाल अंगूठी अत्यधिक उच्च शुद्धता के एक दानव पत्थर से जड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि यह कुछ ऐसा था जो सभी मानकों को नजरअंदाज करता था और इसे बाजार में खरीदा और बेचा नहीं जा सकता था। श्री ओकेन के अनुसार अंगूठी की उत्पत्ति डेलिस दानव साम्राज्य से आ सकती है। अब तक उन्होंने कई बार परेशानी खड़ी की थी। इस बार उन्होंने इसे बुलाया और राजकुमारी को बांधने के लिए एक बाधा का इस्तेमाल किया। उनका इरादा सबूत मिटाने का भी नहीं था।
ऐसा लग रहा था कि उनका लक्ष्य केवल राजकुमारी की हत्या करना नहीं था, बल्कि इस पक्ष द्वारा युद्ध की घोषणा करने का इंतजार करना था। देश के भूल भुलैया संसाधनों के लिए खतरे के कारण महामहिम जिन ने आह भरी। इसके अलावा इस बार अजीब आदमी का बचाव भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। केवल एक चौड़ी धार वाली तलवार का इस्तेमाल किया और कुछ दर्जन सेकंड में आसानी से राक्षस को हरा दिया। यह वास्तव में इस तरफ साहसी संग में बिल्कुल भी तुच्छ नहीं था। यह गिल्ड नेता के विस्मय में भी लौट आया। नगु उलझन में था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। फिर नए नेता ने उसे बताया कि निर्माण स्थल के पास एक भयानक राक्षस दिखाई दिया था जहां वह काम करता था, लेकिन वह अभी भी उसे नहीं ढूंढ पाया, इसलिए उसके चाचा भी बेहद चिंतित थे। उस राक्षस के डर के बारे में गिल्ड नेता की कहानी सुनकर उसका मन भर गया। उस विशालकाय गाय को याद करते हुए जिससे उसने लड़ाई की थी, वह एक गुमनाम नायक की उपस्थिति को सुनता रहा जो राक्षस को हराने के लिए प्रकट हुआ था। उसे यह भी लगा कि दुनिया में वास्तव में कई मजबूत लोग हैं, लेकिन वह नहीं जानता था कि राक्षस और नायक जिसका उसके चाचा उल्लेख कर रहे थे वह कल की लड़ाई में खुद और विशालकाय गाय थे। इस समय राजकुमारी लिन भी उसके पीछे दिखाई दी। यह पता चला कि उसने उसे खोजने के लिए दूरस्थ खोज कौशल का उपयोग किया था। वह जानता था कि वह एक चोर और एक जादूगर का मुख्य पेशा निभा रही थी। इसके अलावा वह सभी 6 कौशल प्रणालियों में कुशल था, जिसने उसे तुरंत अलग कर दिया। भीड़ भरे रेस्तरां में कई लोग देख रहे थे, इसलिए लिन ने सुझाव दिया कि नो जाने से पहले बात करने के लिए बाहर जाए। युवक को गिल्ड लीडर ने भी सावधानी पूर्वक हिदायत दी थी कि वह असभ्य न हो। हालांकि वह इस बारे में ज्यादा समझ नहीं पाया था कि क्या चल रहा है। नो केवल लिन की बात सुन सकता था और नो उसके धुंधलेपन और शरीर को रोकने के कौशल के तहत बाहर चला गया। जब वे पहुंचे तो केवल 2 लोग थे। लिन ने अपना दुपट्टा उतार दिया और नो से उसकी अचानकता के लिए माफी मांगी। नो को लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लाइन ने नो के प्रति अपना आभार व्यक्त करना जारी रखा क्योंकि उसने राजकुमारी की जान बचाई थी और नो को चुकाने पर जोर दिया था। लेकिन नो उलझन में था क्योंकि वास्तव में उसे किसी को भी उसे चुकाने की जरूरत नहीं थी। लिन ने हार मानने से इनकार कर दिया और नो से पूछने की कोशिश की कि क्या उसे कोई परेशानी हो रही है और उसे मदद की जरूरत है या एक क्षेत्र दिए जाने के बारे में। क्या लिन ने चाहे जो भी विकल्प चुना हो, नो अभी भी जिद्दी था। कहा कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, जिससे लिन अचानक फूट फूट कर रोने लगा। उसे जाने से पहले उसे चुकाने पर जोर देते देख उसे उस स्थिति की याद आ गई जब वह उस वर्ष एक व्यापार सीखने गया था। कोई अन्य विकल्प न होने पर उसे लिन के साथ उसके पिता से मिलने के लिए घर जाने का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा ताकि राहगीर उसकी पहचान न पहचान सकें। इसलिए लाइन ने नो को वापस अपने साथ ले जाने के लिए चुपके और जासूसी व्यवधान जैसे कौशल के कई स्तरों का उपयोग करना जारी रखा। महल के द्वार के सामने खड़ा था, लेकिन नो अभी भी भोला था, यह सोचकर कि वे दोनों महल में कितने बड़े घर में प्रवेश कर गए। इस समय लाइन ने भी सक्रिय रूप से उस उपकारकर्ता का नाम पूछना शुरू कर दिया जिसने उसकी जान बचाई। फिर उसने अपना परिचय भी लाइन बी के रूप में दिया। लंबे नाम के कारण उसने केवल साहसी होने पर ही लाइन नाम का उपयोग किया। वे दोनों आगे बढ़ते रहे। इस समय राजकुमारी रेखा की महिला अंगरक्षक इनेट भी दिखाई दी। लिन आगे आई और पूछा कि उसके पिता कहाँ हैं। तब यह ज्ञात हुआ कि वह राजकुमार के साथ परामर्श कक्ष में है। इनेट ने नो लाइन की ओर एक ठंडी नजर से देखा। इस समय यह भी परिचय कराया कि यह वह परोपकारी है जिसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। नो ने इनेट को आश्चर्य से देखा कि शायद इस परिवार की नौकरानी है। युवक अपने दिल में अभी भी एक नौकर होने के बारे में सोचता था, लेकिन कपड़े साफ करते या धोते समय इस तरह के कपड़े पहनना बहुत बोझिल होना चाहिए। इस समय इनेट ने नो पर भी नजर डाली। इनेट के मार्गदर्शन में वे तीनों लाइन के पिता से मिलते रहे। थोड़ी देर बाद वे दालान की खिड़की पर बैठे एक अन्य पात्र से मिले। युवक फिर से पूछने के लिए नीचे आया और नो इनेट के चेहरे पर एक छड़ी फेंकने का नाटक किया। बाओ आरबी ने कहा, चलो साथ में चलते हैं। छोटी चींटियां उसका उद्देश्य है क्योंकि वह महल में अधिक से अधिक गार्ड रखना चाहती है। इनेट और जुग दोनों घुटने टेक दिए। केवल नो भोली थी और नियमों को नहीं जानती थी। टीसी फिर भी बेशर्मी से राजा की ओर चली गई। लिन ने अपने पिता और बड़े भाई को उस व्यक्ति से मिलवाया जिसने हाल की लड़ाई में उसकी जान बचाई थी। यह नो था। सबने उसकी ओर देखा। सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने हुए, इसलिए नो अपने वर्तमान पहनावे को लेकर थोड़ा शर्मिंदा था। जब राजा ने अपनी बेटी के उपकारकर्ता को देखा तो उसने खड़े होने और उसका अभिवादन करने के लिए नो की ओर चलने की पहल की। यह काफी तनावपूर्ण लग रहा था। उसे सबसे पहले यह कहना चाहिए था कि वह बिल्कुल भी कुलीन नहीं है, इसलिए उसे इस तरह की जगहों पर शिष्टाचार नहीं पता था। यह सुनने के बाद राजा जोर से हंस पड़ा। उसे भी लगा कि यह अच्छा है क्योंकि बात करना आसान होगा। वह नो से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा और अपनी छोटी राजकुमारी की जान बचाने के लिए अपना आभार व्यक्त किया। फादर लाइन के धन्यवाद के शब्दों को सुनने के बाद उसने सोचा कि वह जा सकता है। राजा ने क्षेत्र, धन और यहाँ तक कि भूल भुलैया से निकाले गए खजाने का आधा हिस्सा उसे चुकाने के लिए भी विकल्प पेश किए। राजा ने सुना और फिर भी उसे पछतावा हुआ, जबकि उसे किसी भी वस्तु की परवाह नहीं थी। यह देखकर कि युवक को खजाने की परवाह नहीं है, राजा ने एक विशाल काली तलवार निकाली और जिन को देने के लिए अपने सिंहासन पर रख दी। जिन के रवैये के 9 हिस्सों का अंदाजा लगाया जा सकता था। यह तलवार वास्तव में एक साधारण वस्तु नहीं थी, इसलिए राजा ने उसे दे दिया। वास्तव में यह तलवार उसकी कल्पना से कहीं अधिक भारी थी। वह झिझकता रहा। युवक डर गया।
यह एक कीमती वस्तु थी जिसे वह वापस नहीं कर सकता था, इसलिए वह तब तक झिझका जब तक उसने राजा को यह कहते नहीं सुना। यह उसकी एक पुरानी वस्तु थी, एक हाथ से एक वार, जिससे सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। इस समय राजा ने भी अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह लिन को सिखाएगा। उसने सोचा कि उसके पास उसे सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है और राजा को सलाह भी दी कि राजा की बेटी के फैसले में बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नो ने यह सुनने के बाद वह जोर से हंसा। केवल लिन की आंखों में थोड़ी निराशा थी, क्योंकि वह हमेशा नो द्वारा सिखाए जाने की उम्मीद करती थी। अंत में नो वापस लौटने में सक्षम था। तलवार को हाथ में पकड़े हुए चलते समय उसने इसका वजन महसूस किया। यह वास्तव में अभ्यास के लिए बिल्कुल सही था, लेकिन उसने अपनी सोच को यही नहीं रोका। नो को लगा कि इस तलवार की चौड़ाई घर के सामने की खाई के लिए सही थी और एक खजाने से तेवला जब यह उसके हाथों से गुजरी तो यह सीवर को साफ करने का एक उपकरण बन गई। इनेट ने भी अपने पिछले रवैये के लिए उससे माफी मांगने के लिए नो का पीछा किया। उसने अपनी क्षमता के अनुसार नो की मदद करने की भी पेशकश की। सुनने के बाद उसे लगा कि इस घर को वास्तव में चीजों को बड़ा बनाना पसंद है। इनेट ने दर्शकों के दौरान नो और उसके व्यवहार और हरकतों को याद दिलाना भी नहीं भूला। उसने उसका नाम भी पूछा, लेकिन जब उसने सुना कि जवाब नहीं है तो इनेट की आंखें कुछ असामान्य थी। इनेस ने जाने की अनुमति मांगने के बाद नो ने आर का सामना करना जारी रखा। जैसे ही वे मिले, रुस ने नो के चेहरे पर अपनी नाक तान दी। उस लड़के ने खुद को रुस के रूप में पेश किया और नो को चुनौती दी। ऐसा लग रहा था कि इस बार वह फिर से वापस नहीं जा सकता। नो ने गिल्ब का पीछा किया। युवक बहुत उत्सुक था कि कहाँ जाना है। वह पूरे दिन बहुत थका हुआ था, सोच रहा था कि वह घर जा सकता है, लेकिन अब वे दोनों अभ्यास करने के लिए अखाड़े में चले गए। वह थोड़ा हैरान था, क्योंकि यह काफी समय हो गया था। प्रशिक्षण स्कूल छोड़ने के बाद से उसे युद्ध में प्रशिक्षित होने का मौका नहीं मिला था। गिलबर्ट शेल्फ पर गया और एक भाला चुनने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने नो से यह भी कहा कि वह आकर वह चुने जो उसे पसंद हो और गिल्ब को अपनी ताकत का परीक्षण करने दे। नो ने सोचा कि यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक शानदार अवसर था जो उसके जैसा साहसी बनने का प्रयास कर रहा था। नो ने एक लकड़ी की तलवार उठाई और गिलबर्ट की चुनौती स्वीकार कर ली। हालांकि वह खुद नहीं जानता था कि वह गिल्ब से कितनी दूर तक लड़ सकता है, फिर भी उसने इस मजबूत आदमी पर अपना हाथ आजमाने का फैसला किया। आसपास खड़े लोगों ने भी संदेह व्यक्त किया। एनो और उनके कप्तान गिल्ब के बीच अभ्यास मैच से पहले अभ्यास मैच आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। गिल्ब ने पहले हमला करने के लिए अपने भाले का इस्तेमाल किया। चाल को निखारा गया। उसका इम्प्रोवाइजेशन भी बेहतरीन था, लेकिन एक बार, दो बार के बाद 3 बार गिल्ब का भाला अभी भी नहीं छू सका। उसने अपने आप से सोचा कि शायद गिल्ब ने सोचा कि वह तुच्छ है और उसके लिए अपनी ताकत का एक अंश भी दिखाने के योग्य नहीं है, इसलिए गिल्ब की चाल उसकी नजर में बहुत धीमी थी। इसलिए जब वे लड़ रहे थे तो उसने तुरंत गिल्ब को यह बताने के लिए बोला कि उसे उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और उस पर आसानी से जाना है। उसके शब्दों ने भी गिल्ब को गलतफहमी में डाल दिया। उसने सोचा कि वह उस पर आसानी से चला गया था। ठीक अगले हमले में वास्तव में गिल्ब ने अधिक ताकत का इस्तेमाल किया, जिससे पसीना भी बहुत आया। गिल्ब ने अपने भाले को कुछ राउंड कुशलता से घुमाया और सीधे उसकी ओर हमला किया। हालांकि गिल्ब का भाला अभी भी नहीं मार सका, जिससे युवक भी भ्रमित होने लगा, जबकि वह सोचता रहा कि गिलबर्ट गंभीर नहीं था। जब वह उसे नहीं मार रहा था, युवक ने यहाँ तक कहा कि वह ठीक है और गिल्ब थोड़ा तेज हो सकता है, जिससे प्रतिद्वंद्वी की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। गिलबर्ट को गुस्सा आने लगा। भाले की शक्ति इतनी भयानक थी कि ईंट के फर्श पर चट्टानें और गंदगी उड़ गई। भाला गिलबर्ट के और करीब आ गया और हर जगह धूल उड़ने लगी। उसने सोचा कि वह खत्म हो गया, लेकिन जब हवा और धूल शांत हो गई तो गिल्ब के भाले के सामने कोई नहीं खड़ा था, जिससे युवक घबरा गया। यह पता चला कि उसने अभी अभी घातक प्रहार को चकमा दिया था और गिल्ब के बगल में खड़ा था। आश्चर्यचकित, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, नोवी ने उससे कहा कि वह समझ गया है और उसने स्वीकार किया है कि वह अपने वितलवार वाले लड़के से हार गया है। वह चला गया और अभी भी थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि उसने पहले अखाड़े में अपनी जान भी गंवाई थी। गिलबर्ट भी अब एक कोने में उदास होकर बैठ गया। वह समय याद करते हुए जब उसने भाला उठाया था, उसे एहसास हुआ कि उसमें प्रतिभा है। राजधानी से लेकर गांवों तक कोई भी योद्धा ऐसा नहीं था जो वास्तव में गिलबर्ट का मुकाबला कर सके। इसलिए हालांकि उसके पास असाधारण ताकत थी, लेकिन युवक के लिए जीवन बेहद उबाऊ था। उसे एक वरिष्ठ से राजधानी लौटने की सलाह मिली, क्योंकि राज्य और पड़ोसी देश के बीच संबंध धीरे धीरे टूट रहे थे। इसलिए वर्तमान में देश भी मजबूत योद्धाओं की भर्ती कर रहा था। यह सुनकर गिलबर्ट की प्रतिस्पर्धी प्रकृति के साथ उसने भी राजधानी लौटने का फैसला किया, जहां वह हर जगह से ताकत जुटा रहा था। राजधानी लौटने के बाद उसने लगातार राक्षसों का शिकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। हर बार जब उसने सुना कि एक मजबूत व्यक्ति सेना में शामिल हो गया है, तो युवक बार बार चुनौती देने और जीतने के लिए आता था। यहाँ तक कि विशालकाय राक्षस भी मांस और खून के थे। उनके सभी तब चकनाचूर हो गए जब गिलबर्ट के सिर्फ एक भाले के नीचे कैसा उबाऊ जीवन था, जब उसके सभी विरोधी इतने कमजोर थे। उस समय वह पेड़ के नीचे उदास लेटा था जब गिल्ब का मालिक प्रकट हुआ और उससे पूछा। हालांकि उसे भाला संत का महान खिताब दिया गया था, लेकिन गिल्ब के लिए यह एक और कष्टप्रद स्थिति की तरह था। उसने अपने मालिक से शिकायत की जब उसके आसपास हर कोई कमजोर था। मास्टर ने गिलबर्ट को यह कहते हुए सुना,
फिर इनेट का भी उल्लेख किया, लेकिन गिल्प के लिए इनेट एक अलग प्रकार की शक्ति थी। इसलिए यदि यह एक साधारण अभ्यास मैच होता तो वह अभी भी मजबूत होता। युवक ने अपने मालिक के हाथों सैनिकों और साहसी लोगों के लिए अवमानना भी दिखाई, लेकिन मालिक ने सोचा कि एक दिन वे रॉयल कैपिटल के संरक्षक होंगे और एक दिन कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देगा जो उससे ज्यादा मजबूत था। वर्तमान में लौटकर गिलबर्ट अभी भी इसके बारे में सोच रहा था। यह वास्तव में एक मुश्किल आदमी था। उसे नहीं लगा कि नो के पास पहले से ही भयानक राक्षस को हराने के लिए पर्याप्त ताकत थी, लेकिन गिल्प के थान थोंग के सामने प्रतिद्वंद्वी को एक भी वार नहीं लगा। उसने उस घातक प्रहार को भी चकमा दे दिया जिसमें गिल्प ने नो पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। युवक ने बहुत अपमानित महसूस किया जब उसने सोचा कि नो ने अपने अधीनस्थों के सामने खुद के लिए सम्मान बचाने की कोशिश की थी, इसलिए उसने स्वेच्छा से हार मान ली। गिलबर्ट ने अब केवल फर्श पर अंकित विशाल दरारों को देखा, हालांकि वह नहीं जानता था कि नो ने उसके पूर्ण शक्ति वाले हमलों में से एक को कैसे चकमा दिया था। गिल्प को लगने लगा कि अब से जीवन दिलचस्प लगेगा। इस तरफ नो ने अपनी तलवार उठाई और गिल्प के उस पर अंतिम हमले से पहले उदास महसूस करते हुए चला गया। यह वास्तव में एक भयानक हमला था। हालांकि उसकी असाधारण क्षमता दूसरों के लिए चिंता का विषय थी, फिर भी वह इसके बारे में आत्मनिश्चित था। अपनी क्षमता के कारण वह आदमी इस बात पर जोर देता रहा कि उसका बच निकलना गिल्प की बदौलत था। उसने झील को चकमा देने में मदद करने के लिए अपनी गति को समायोजित किया। वह शर्मिंदा था क्योंकि लड़ाई के दौरान उसने सोचा था कि उसकी ताकत में सुधार हुआ है। नहीं, इस बार वह और भी कठिन अभ्यास करने के लिए दृढ़ था। युवक ने अपने दैनिक काम जारी रखे। उसने सीवरों को साफ करने के लिए राजा द्वारा दी गई तलवार की सीढ़ी का इस्तेमाल किया। खत्म करने के बाद वह तलवार की अद्भुत प्रभावशीलता से हैरान था जब यह नहर को इस तरह से साफ कर सकती थी। यह बिल्कुल अविश्वसनीय था। शहर में सब कुछ खत्म करने के बाद वह इस तथ्य के बारे में चिंता करने लगा कि वह केवल काम ही स्वीकार कर सकता है। अगर रॉयल कैपिटल में काम खत्म हो गया तो ऐसे दिन होंगे जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। युवक को अधिक लोगों की मदद करने के लिए तलवार का उपयोग न कर पाने का भी अफसोस हुआ। इस समय उसका आलसी मन फिर से जाग उठा जब उसने सोचा कि वह तलवार का उपयोग नाव पर चढ़ने के लिए मांस भूनने, केक पकाने के लिए करेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे गोलाबारी की भी आवश्यकता होगी। वह पेटेड फायर स्पेल डाल रहा था जब इस समय पीछे से राजकुमारी रेखा प्रकट हुई। राजकुमारी को देखने के लिए वापस मुड़ा। फिर उसे पिछले दिन इनेट के निर्देश याद आए कि उसे अत्यधिक दोस्ताना व्यवहार करने की अनुमति नहीं है, इसलिए इस बार युवक ने सावधानी पूर्वक अभिवादन किया। यह पता चला कि लाइन इस बार नो को खोजने गई थी क्योंकि वह युवक के लिए रसद बनना चाहती थी। वह उसके जीवन का ख्याल रखना चाहती थी और अपने मालिक से अधिक कौशल और ज्ञान भी सीखना चाहती थी। लिन की अपेक्षाओं और उत्साह के जवाब में नो के पास केवल एक ही जवाब था, जो कि मना करना था। उसे मना करते हुए सुनकर लिन ने सोचा कि यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक दिन पहले उसने कुछ ऐसा किया था जो उसे नाराज करता था, या इसलिए कि उसने उसे कमजोर और अविश्वसनीय होने के लिए आलोचना की थी। लेकिन केवल वह ही उसके इनकार का कारण स्पष्ट रूप से समझ सकता था। यह देखकर कि वह लगातार भीख मांग रही थी और उसे अपनी उपलब्धियां साबित कर रही थी। नो के पास सीधे यह कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि उसके पास लाइन को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। लाइन ने हार नहीं मानी बल्कि उसे अन्य भौतिक और आध्यात्मिक स्थितियों के साथ मनाने की कोशिश की, लेकिन नो जैसे किसी व्यक्ति के सामने सभी बेकार थे। वह गलत समझती रही कि उसने उसकी आलोचना की है कि वह पर्याप्त नहीं है ताकत, इसलिए उसने खुद को उपयोगी साबित करने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का इस्तेमाल किया। लाइन ने बर्फ और आग दोनों को नियंत्रित करने के अपने सबसे मजबूत जादुई कौशल से शुरुआत की। फिर झूलते हुए चाकू की तकनीक, उसने चाकू को अपने शरीर के पीछे रखा और धीरे से उसे स्वाइप किया, जिससे एक विशाल प्राचीन पेड़ आसानी से तने के पार कट गया। फिर लिन ने एक पवित्र स्तर के कौशल का इस्तेमाल करके अपने ठीक पीछे एक और बड़े पेड़ को दोगुना कर दिया। लिन उत्साह से अगले कौशल का प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही थी तब नो ने इस समय रुकने के लिए बोला। नो को और भी अधिक यकीन था कि वह लाइन को मनाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता था क्योंकि उसकी नजर में वह वास्तव में उससे ज्यादा सक्षम थी, इस हद तक कि नो को खुद पर तरस आया। लेकिन वह बोलता रहा, लेकिन फिर भी उसे हार मानने के लिए राजी नहीं कर सका। इसलिए नो ने अपनी पेटेड फायर का प्रदर्शन करने का फैसला। उस समय उसे बहुत प्रशंसा महसूस हुई क्योंकि उसने जो आग बनाई थी वह इतनी बड़ी हो गई थी। लेकिन आज नो की पेटिस आग जादूगर ओकेन की आग से कई गुना बड़ी निकली। लेकिन युवक ने लिन एन को यह भी बताया कि उसके अन्य सिस्टम भी लगभग एक जैसे ही थे। वह चली गई और नो के सामने दिखाने की कोशिश की गई क्षमताओं पर शर्मिंदा महसूस किया। अब पीछे मुड़कर देखें तो यह वास्तव में शर्मनाक था। राजकुमारी ने इस तथ्य के बारे में भी सोचा कि भविष्य में उसे और उसके भाई को देश का नेतृत्व करना था, इसलिए चाहे जो भी हो उसे उससे शक्ति सीखनी थी। उसने तुरंत सोचा और ऐसा किया। लिन एन फिर से नो से मिलने गई और अपने शिक्षक का अनुसरण करने और उनका पेशा सीखने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। उसने उन्हें पुकारा, शिक्षक नो, जिससे उसे पूरे समाज से प्यार हो गया। युवक भी हैरान था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि नतीजों ने उसकी नौसिखिए क्षमता को क्यों साबित कर दिया। यह इस तरह क्यों खत्म हुआ। राजा से तलवार प्राप्त करने के तथ्य को देखने के बाद वे दोनों एक दूसरे को देखते रहे। महामहिम जिन विचारों से भर गए, उन्हें समझ में नहीं आया कि उनके पिता क्या सोच रहे थे जब उन्होंने ऐसी अज्ञात पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को काली तलवार दी। यह कोई साधारण तलवार नहीं थी।
यह उस समय से थी जब राजा अभी भी एक साहसी व्यक्ति था। वह और 6 संत बिना किसी रास्ते के भूल भुलैया के सबसे गहरे स्तर पर चले गए थे। कई वर्षों की खोज के बाद सभी ने आखिरकार भूल भुलैया का सबसे कीमती अवशेष प्राप्त कर लिया था। तलवार का शरीर एक प्रकार की सामग्री से बना था जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। यह प्रसिद्ध विशेष सामग्रियों से भी कठिन था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तकनीक या कौशल का उपयोग किया गया था, यह तलवार पर एक भी खरोंच नहीं बना सकता था। इसलिए इसका एक उपनाम भी था, अविनाशी तलवार। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी अज्ञात कारण से अब यह तलवार इतनी क्षतिग्रस्त और टूटी हुई हो गई थी। महामहिम को तलवार की कीमत का एहसास हुआ। इसे इतनी आसानी से नहीं दिया जा सकता था। क्या यह राजा की वजह से था? वह महसूस कर सकता है कि राज्य की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए उसने उस पर शर्त लगाई कि क्या वह उस रात के बाद आने वाली किसी घटना के लिए तुरुप का पत्ता बनेगा। लाइन उसका पीछा करती रही और उसे शिक्षक कहती रही, जिससे नो को भी सिरदर्द और खुद पर शर्म महसूस हुई। लेकिन उसने सोचा कि ठीक है, तो उसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ रहने दो, फिर उसे निश्चित रूप से उसके असली स्तर का एहसास होगा। और ऐसे ही वे दोनों नौकरी प्राप्त करने के लिए संघ में लौट आए। गिल्ड नेता भी इस समय के बाद उत्सुक था। नो वापस लौट आया और वहाँ मिस लिन भी थी, जिसे देखकर नो उलझन में थी कि कैसे जवाब दिया जाए। इसलिए चाचा ने भी इसे जाने दिया। वैसे भी इस जगह का नियम अन्य लोगों के व्यवसाय के बारे में जिज्ञासु नहीं होना है। नो ने इस समय भी गिल्ड लीडर चाचा से कहा कि उन्हें और लिन को एक ऐसा कार्य प्राप्त करने दे जो उनकी दोनों क्षमताओं के भीतर हो। जब लिन पनिशमेंट की बात आई तो यह एक तरह का राक्षस था जिसका इस्तेमाल एडवेंचर के स्तर को परखने के लिए किया जाता था। इसलिए वह अंदर से खुश था क्योंकि यह उसके लिए भी अपना हाथ आजमाने का एक मौका माना जाता था। लेकिन फिर उसे डर भी लगा क्योंकि इस बार गिल्ड लीडर ने उसे लिन के एडवेंचरर रैंक की बदौलत ऐसा काम सौंपा था। इसलिए नो को लगा कि वह उसका फायदा उठा रहा है। उसे यह भी चिंता थी कि लाइन उसके साथ एक टीम बनाने के लिए राजी हो जाएगी। इसलिए उसने झिझकते हुए उससे पूछा। यह देखकर कि लाइन ने स्वेच्छा से जवाब दिया, उसे भी थोड़ी राहत महसूस हुई। लेकिन इस उम्र की लड़की पर निर्भर होने के कारण उसने खुद को पाया। यह वास्तव में दयनीय था। हालांकि वह अभी भी यह आशा करने के लिए दृढ़ था कि उसका सपना एक दिन सच होगा। इस बार क्षेत्र का स्थान जादुई जानवर का जंगल था। उसे केवल शिकार की संख्या की रिपोर्ट करने की आवश्यकता थी और दंड प्रमाण पत्र दाहिना कान था। यदि उसके पास यह नहीं था तो उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा, इसलिए उसे निश्चित रूप से इसे वापस लाना होगा। हालांकि गिल्ड लीडर की तरह उन दोनों को यह भी सूचित करें कि हाल ही में लिन की संख्या में काफी कमी आई है। यदि आपको कोई नहीं दिखता है तो बस जड़ी बूटियां चुनें और उन्हें वापस लाएं। अब वे सड़क पर जा सकते हैं। शहर का द्वार धीरे धीरे खुलता है और वे दोनों जादुई जानवर के जंगल की यात्रा शुरू करते हैं। वह पेड़ों के घनत्व से काफी हैरान है। यहाँ के पेड़ दक्षिणी जंगल की तुलना में बहुत बड़े हैं, जहाँ वह अक्सर जाता है। वह यह भी जानना चाहता है कि गो लिन किस तरह का राक्षस है, इसलिए वह लिन से पूछता है। उसके अनुसार आमतौर पर यह प्रजाति जंगल में जंगली फल या छोटे जानवरों को खाएगी, लेकिन कभी कभी वे मनुष्यों को शिकार मानते हैं और सक्रिय रूप से हमला करते हैं। अगर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे भोजन की कमी हो जाएगी और मानव गांवों में बाढ़ आ जाएगी। इस कारण से साहसी लोग समय समय पर अपनी संख्या को समायोजित करने के लिए लिन का शिकार करने जाते हैं और लिन होने या न होने से वन पारिस्थितिकी तंत्र की समृद्धि प्रभावित होगी। इसलिए यदि वे उन सभी का शिकार करके उन्हें मार देते हैं तो यह उचित नहीं है। लिन ने यह भी बताया कि इस जंगल में जानवर भी हैं, दुर्लभ चीजें जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्हें अक्सर नए साहसी लोग प्रशिक्षण के मैदान के साथ साथ आय के लिए भी उपयोग करते हैं। लाइन की बात सुनने के बाद उसे लगा कि उसके पास न केवल कौशल है बल्कि बहुत ज्ञान भी है। थोड़ी देर चलने के बाद लाइन ने आभा को महसूस करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े को छुआ, लेकिन निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र में कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि लिन योगदान की संख्या में कमी आने की अफवाह सच थी। अचानक डोंग लाई को एहसास हुआ कि दूर से एक राक्षस की प्रतिक्रिया हो रही थी, इसलिए उन दोनों ने देखने के लिए गहराई में जाने का फैसला किया। वे जितने गहरे गए जंगल उतना ही गहरा होता गया। गोलिन को आमतौर पर ऐसी जगह पसंद होती हैं। चलते समय लिन अचानक रुक गई क्योंकि उसने अपने सामने एक राक्षस की आभा देखी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं देखा। हवा का एक झोंका आया और उसने कुछ बहुत ही असामान्य देखा। लाइन ने तुरंत अदृश्यता तकनीक का इस्तेमाल किया और एक विशालकाय गोइंग धीरे धीरे प्रकट हुआ। यह आदमी उसकी पिछली कल्पना की तुलना में काफी बड़ा था, इसलिए वह थोड़ा भ्रमित था। हालांकि अन्य विशेषताएं अभी भी काफी समान हैं, जैसे कि हरी त्वचा, 2 पैरों पर चलना और जंगली जानवर की तरह तेज आंखें। इसके अलावा यह जानता है कि जब यह 2 पेड़ों को उठाने के लिए अपने नंगे हाथों का उपयोग करता है तो औजारों का उपयोग कैसे करना है। लेकिन लाई की नजर में यह एक गोलिन प्रजाति है जिसे एक आपदा के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे बनाने के लिए निश्चित शोध पद्धति के तहत मनुष्यों द्वारा बनाया गया एक राक्षस है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह अधिक जादुई शक्ति प्राप्त करने के लिए अपनी ही प्रजाति को खा रहा है। लिन को देखकर यह काफी डर गया, इसलिए इन्होंने एन लाइन को शांत किया और उसकी लड़ाई की भावना को पुनर्जीवित किया। इस समय लाइन भी सोच रही थी कि क्या उसे पहले से पता था और वह चुपके से नगी को खत्म करना चाहती थी, इसलिए उसे यहाँ आने का काम सौंपा जाना खुशी की बात थी। नो की बहादुरी के आगे लाइन भी शांत और अधिक दृढ़ हो गई। दोनों इस लड़ाई के लिए तैयार थे।
गोलिन ने दोनों हाथों में 2 बड़े लॉक पकड़े और जल्दी से नो और लाइन की ओर हमला करने के लिए दौड़ा। जब वह करीब था तो लिन एक तरफ भाग गया, जबकि नो ने ब्लैक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसे रोक दिया और वापस लड़ गया। जब विलेन एक दबावपूर्ण हमले में था तो उसने अपनी ताकत को पेरिस हमले पर केंद्रित किया, जिससे प्रतिद्वंद्वी हिचकिचाया। जब गोलिन संतुलन खो रहा था तो लिन की बारी थी हमला करने की। उसने लगातार उस पर हमला करने के लिए अपनी हवा बनाने और बर्फ फेंकने के कौशल का इस्तेमाल किया, लेकिन यह लड़का काफी दुर्जय लग रहा था जब वह लिन की सभी चालों को चकमा देने में सक्षम था। गोब्लिन ने भी लिन पर एक लॉक फेंककर जवाबी हमला किया, लेकिन नो ने इसे रोकने के लिए अपनी काली तलवार का इस्तेमाल किया। गोलिन ने पेड़ को उठाना जारी रखा और नो पर लगातार फेंका। लिन को लगा कि इस तरह से जारी रखना अच्छा तरीका नहीं है। उसे यह भी एहसास हुआ कि गोब्लिन का घाव बहुत जल्दी ठीक हो गया। क्या यह उसके माथे पर पत्थर के प्रभाव के कारण था? उसने तुरंत नो को यह बताया। हो सकता है कि जब पत्थर हटा दिया जाता तो इसका कुछ असर होता। इस समय गोलिन को उन पेड़ों की संख्या दिखाई दे रही थी जिन्हें नो पीछे धकेल सकता था, इसलिए इस बार उसने एक साथ बहुत सारे पेड़ों को अपनी दिशा में फेंका। सौभाग्य से लिन ने उसे दूर धकेलने के लिए अपनी हवा के कौशल का इस्तेमाल किया। निश्चित रूप से लाइन के हालिया हमले के कौशल के बाद प्रतिद्वंद्वी ने भी घाव को ठीक करने के लिए जादू के पत्थर का इस्तेमाल किया। अगर वे गोब्लिन पर इस तरह से हमला करना जारी रखते तो वे दोनों अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते। इसलिए उसने लिन से कहा कि वह अभी उसकी पीठ में हवा का झोंका मारे ताकि टियन गोब्लिन पर हमला कर सके और उसके माथे पर लाल जादू का पत्थर ले सके। लाइन चिंतित थी क्योंकि उसका पिछला कौशल पूरी दीवार को नष्ट कर सकता था, इसलिए वह उसके लिए चिंतित थी। लेकिन वर्तमान स्थिति के साथ वास्तव में अब और सोचने का समय नहीं था। पीछे से काली तलवार के सहारे उसे विश्वास था कि वह ठीक हो जाएगा और गोब्लिन की गति पर काबू पाने का यही एकमात्र तरीका था। तब लिन ने उसे गोब्लिन की ओर धकेलने के लिए जादू का भी इस्तेमाल किया। इस समय उसने कूदने के लिए अपने शारीरिक वृद्धि कौशल और अपने निंजा पैरों का भी इस्तेमाल किया और लकड़ी को काटने के लिए काली तलवार का इस्तेमाल किया, जो गोब्लिन के माथे पर जादू के पत्थर को छू रही थी। जादू का पत्थर तुरंत गिर गया और गोब्लिन भाग्यशाली था। सुरक्षित रूप से नीचे उतरना भी नहीं है। लिन ने भी जादुई पत्थर उठाया और लिन को दर्द से तड़पते हुए देखने वाले को दे दिया। इसमें उसके दिल की थोड़ी गंध भी थी और लिन से बाकी से निपटने में उसकी मदद करने के लिए कहा, लेकिन किसी तरह प्रतिद्वंद्वी को जितना संभव हो सके कम दर्द सहने में मदद करें। लाइन सहमत हो गया और फिर अपने दिल से लिन को जलाने के लिए आग की शक्ति का उपयोग करके आगे बढ़ा। उसने यह भी महसूस किया कि उसे अब खुद पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए और खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। यदि वह अगली चुनौती का सामना करना चाहता था तो उसे वास्तव में अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। इस लड़ाई के परिणामों ने एक बार फिर महामहिम रीन को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि यह कल्पना करना वास्तव में कठिन था कि जब वह दानव जीवित था तो वह कितना शक्तिशाली था। प्राप्त की गई इस विशेष वस्तु को देखना ही यह समझने के लिए पर्याप्त था कि क्या यह घटना भी शाही जादू के कारण हुई थी और यह जादुई पत्थर संभवतः पवित्र देश का सम्राट था। जिन भी आश्चर्यचकित था क्योंकि लिन और नो पहले एक दूसरे का सामना कर रहे थे। ऐसा दुर्जय प्रतिद्वंद्वी केवल जादू से ही थोड़ा घायल हुआ था और लाइन के आकलन के अनुसार दानव शायद कुछ दिनों या उससे अधिक समय से वहां था, जिससे जीन को विचार करना पड़ा क्योंकि उसे नहीं पता था कि प्रतिद्वंद्वी ने उस विशाल चीज को अपने देश में ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया था। संघ में लौटने के बाद अध्यक्ष ने भी उसकी प्रशंसा की क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अतीत के उस व्यक्ति के पास लिन को दंडित करने के लिए थाव में सफलतापूर्वक जाने का एक दिन होगा। लेकिन उन्होंने विनम्रतापूर्वक सारा श्रेय खुद को नहीं दिया, यह कहते हुए कि यह लाइन की मदद के लिए धन्यवाद था। दोनों एक दूसरे पर श्रेय लेने के लिए आरोप लगाते रहे, लेकिन कोई बात नहीं। थाव द्वारा इस तरह से सजा देने का पहला दिन जश्न मनाने लायक था। इस समय उन्होंने राष्ट्रपति को योगदानकर्ता लिन के माथे पर एक राक्षस पत्थर होने की कहानी के बारे में भी बताया, लेकिन उनके चाचा ने कहा कि यह आमतौर पर केवल दिल या गले में होता है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी संदेह व्यक्त किया कि जिस चीज से उन्होंने लड़ाई की वह गोलिन थी या नहीं। राष्ट्रपति ने उन दोनों को पैसे प्राप्त करने के लिए सबूत के तौर पर अपना दाहिना कान पेश करने के लिए भी कहा, लेकिन अब जब दोनों युवकों को इसका पछतावा हुआ तो शायद बहुत देर हो चुकी थी। जब गोइन राजकुमार द्वारा सूर्यास्त प्रकाश से ढके कमरे में खो गया था, शहर में हाल ही में हो रही अजीब घटनाओं की रिपोर्ट देख रहा था। आवारा कुत्तों और बिल्लियों जैसी संदिग्ध घटनाएं बढ़ रही थी और आवासीय क्षेत्र के बगल में जंगल से संबंधित महिलाओं की गुमशुदगी। उसने अनुमान लगाया कि यह शाही जादूगरों द्वारा किया गया आंदोलन था। उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत की। भूल भुलैया के संसाधनों के लिए उनकी महत्वाकांक्षा और इच्छा पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी। उसी समय वह लिन्ने के साथ गिल में भी वापस आ गया। पहले दंड मिशन के लिए इनाम प्राप्त करने के लिए बस अपना पहला वेतन प्राप्त किया। उन्होंने उदारतापूर्वक लिन्ने को बारबेक्यू भोजन के लिए आमंत्रित किया। दोनों ने खुशी से भोजन का आनंद लिया, बिना उस जादुई पत्थर के बारे में सोचे जो नो को दबा रहा था। लिन्ने को देखकर आश्चर्य हुआ कि क्या यह लड़की इस तरह उसका पीछा कर रही थी। क्या उसका परिवार चिंतित नहीं होगा? बस सोचना खत्म हुआ। महामहिम दे इन प्रकट हुए। उन्होंने पुरुष प्रधान को कल सुबह लिन के साथ आने के लिए कहा। लिन ने एक पहाड़ी शहर में लिन के साथ जाने के लिए कहा। ने इस बारे में काफी आश्चर्यचकित था। पुरुष प्रधान ने सोचा कि उससे बस एक छोटा सा उपकार मांगा गया था और सहमत हो गया। उसने खुद से कहा कि वह पहले कभी घोड़ागाड़ी पर नहीं बैठा था, इसलिए वह इस अवसर का लाभ उठाकर वहां जाना चाहता था।
अगले दिन नो और लिन चावल की खुशबू वाले हरे भरे खेतों से होते हुए दूर दूर तक फैले पहाड़ों की ओर बढ़ गए। जब नो दृश्यों का आनंद ले रही थी, लिन ने बस चिंतन में बैठी थी। वह दोषी महसूस कर रही थी क्योंकि उसके बड़े भाई ने नो को यह मिशन करने के लिए मजबूर किया था। एक दिन पहले की बात है, जे इन ने उन दोनों को पहाड़ों में टी के शहर में जाने और कुछ समय के लिए यहाँ रहने का काम सौंपा। अगर कुछ असामान्य नहीं हुआ तो वे दोनों पहाड़ पार कर पड़ोसी देश चले जाएंगे। मीरा के पवित्र साम्राज्य का इस बार बहुत ही सरल मिशन लग रहा था, लेकिन केवल लिन को पता था कि खतरा कभी भी हो सकता है। लिन की चिंताओं को समझते हुए इनेट ने तुरंत एन को आश्वस्त करने के लिए बात की कि वह अभी भी यहाँ है और लड़की की रक्षा करने की पूरी कोशिश करेगी। इनेट को राजकुमार का गुप्त आदेश मिला। उसने उसे सूचित किया कि वे राजधानी पहुंचने वाले हैं। एक अभूतपूर्व आपदा का सामना करना पड़ेगा। यदि सबसे बुरा होता है तो इनेट का मिशन नो और लिन ने को पवित्र एमजी धर्मतंत्र में निर्वासन में ले जाना है। सब कुछ गुप्त रूप से किया जाता है और लिन ने राजकुमार को भी नहीं पता है कि अगर सब कुछ प्रकट हो जाता है तो निश्चित रूप से लिन ने सहमत नहीं होंगे और लाई के रहने पर जोर देंगे। सवारी करने के कुछ समय बाद सभी के आराम करने के लिए एक छोटी नदी के किनारे गाड़ी रुकी। इनेट ने नो पर विश्वास किया। पुरुष प्रधान को इसमें घसीटने के लिए उससे माफी मांगी। उसने यह भी बताया कि अगर कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ तो वह उसकी रक्षा करने के लिए भी जिम्मेदार होगी। आश्चर्य नहीं कि इनेट ने रक्षा करने के लिए पीछा किया तो वह कोई हथियार क्यों नहीं लाई। उसने विश्वास के साथ पुरुष प्रधान को बताया कि उसके स्तर के हथियार अब बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से 2 शब्दों का जाप किया। भगवान ढाल जादुई शक्ति इनेस के सामने एकत्रित हुई। हथेली एक जादुई ढाल बनाने के लिए प्रकाशित हुई। उसके आश्चर्य से उस आदमी को युद्ध के स्वघोषित देवता गिल्प की याद आ गई। मेरे जैसे ड्रैगन को हराना। अपने दुखी बचपन को याद करते हुए जब वह अनाथालय में थी, उसने महसूस किया कि उसके पास एक अजीब शक्ति है। उस शक्ति के कारण उसके दोस्तों ने उसे त्याग दिया था, लेकिन बदले में यह जल्दी से चुड़ैलों द्वारा देखा गया था। उन्होंने इसे यह कहा, यह एक विशेषाधिकार है जिसे दिया जाना है। यह शक्ति सब कुछ नष्ट करने के लिए एक तेज तलवार में बदल सकती है, सभी हमलों को रोकने के लिए एक मजबूत ढाल में भी बदल सकती है। इनेट को पवित्र ढाल दान परिवार द्वारा स्वीकार किया गया था और 6 संतों से शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। लेकिन भूतिया बचपन अभी भी इनेट को सताता है। किसी को चोट पहुंचाने के डर से बचना असंभव है। वह दूसरों से अपनी दूरी बनाए रखती है, इसलिए उसका स्वभाव धीरे धीरे शांत हो जाता है। उसे अपने आसपास की हर चीज की परवाह नहीं होती है, लेकिन जब वह नहीं से मिलती है तो यह नाम बस गूंज उठता है। इनेट को एक कहानी याद आती है। उस समय डंडा ने पहले ही यह नाम नहीं बोल दिया था। उसे यकीन था कि जिस व्यक्ति को उसके पालक पिता ने पहचाना था वह एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। हालांकि उसकी भावनाएं बढ़ रही थी, लेकिन इनेट को अभी भी नहीं के सामने खुद को संयमित करना पड़ा। अचानक लिन ने की चीख ने इनेट को जगा दिया। चावल के फूल जो मूल रूप से सुनहरे थे और कटाई के लिए तैयार थे, 3 लोगों के सामने मुरझाते हुए धीरे धीरे एक काली आभा महल के खेतों को ढकते हुए उठी, जिनको भी हर जगह दिखाई देने वाले राक्षसों के बारे में एक रिपोर्ट मिली थी। उन्होंने जल्दी से गुप्त सेना और शिकारी सेना को लोगों के जीवन की रक्षा के लिए राक्षसों को गश्त करने और नष्ट करने का आदेश दिया। लिन पेन महामहिम ने यह भी अनुमान लगाया था कि यह निश्चित रूप से डेलियास के कारण था। यह उनके पक्ष में युद्ध की शुरुआत थी। हालांकि उन्होंने हो जैसे राक्षसों के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ी, लगभग व्यर्थ में। कई योद्धा राक्षसों के हाथों में गिर गए थे। 6 संतों ने भी सभी की रक्षा करने की पूरी कोशिश की। जे इन लिन के बारे में चिंतित थे और बाकी सभी लोग छोड़ सकते थे। समय के साथ राज्य में एक ही समय में लिन्ने के समूह ने एक राक्षस की खोज की। ब्लैक डेथ ड्रैगन नामक क्रूर प्राणी बिना सोचे समझे पास के एक दुर्भाग्यपूर्ण लड़के को धमका रहा था। उसने इन द ब्लिंक ऑफ एन आई तलवार को पकड़ लिया और मृत्यु के क्षण में राक्षस पर हमला करने के लिए दौड़ा। वह अपनी अच्छी तरह से अभ्यास की गई तलवारबाजी के साथ लड़के की जान बचाने के लिए समय पर पहुंचा। उसने ब्लैक डेथ ड्रैगन के हमले को दोहरा दिया। इनेट और लिन ने इस समय यह भी महसूस किया कि उस लड़के की उपस्थिति एक संयोग नहीं थी। जे इनने एक बार जो कहा था उसे याद करते हुए कि डेमी ह्यूमन नामक लोगों की एक जाति थी। हालांकि वे मनुष्यों के समान दिखते थे, उनके पास राक्षसों के दिमाग में हेरफेर करने की क्षमता थी। दूसरे शब्दों में वे मनुष्यों की तुलना में राक्षसों के करीब थे। यह लगभग 2000 साल पहले दर्ज किया गया था कि डेमी ह्यूमन वे थे जिन्होंने राक्षसों को हेरफेर किया, लगभग एक राज्य को नष्ट कर दिया। इनेट और लिन ने यह भी महसूस किया कि लड़का सिर्फ एक डेमी ह्यूमन था और यह ब्लैक डेथ ड्रैगन उसके द्वारा यहाँ आने के लिए नियंत्रित किया गया था, लेकिन वह अभी भी बचाने के लिए भागने में संकोच नहीं करता। लड़का इनेट को यह समझने में असमर्थ बनाता है कि नियंत्रण खोने और ब्लैक डेथ ड्रैगन के साथ मरने के बाद उस अर्धमानव के साथ क्या हुआ। वह उसे खुद को बचाने के लिए राक्षस से लड़ते हुए देखते हुए मर गया। लिन ने मूल रूप से नो को बचाने के लिए दौड़ने का इरादा किया था, लेकिन इनेट ने रोक दिया था। उसने लिन को बताया कि नो वर्तमान में मदद से परे है, जिससे वह बहुत हैरान हो गई। नो लड़ने के कुछ समय बाद उसे अजीब बात का एहसास हुआ। यह मेंढक स्पष्ट रूप से बहुत कमजोर था और बहुत धीरे धीरे चलता था। लिन उससे भी ज्यादा मुश्किल था। नो ने खुद से कहा कि वह तब तक टिक सकता है जब तक लिन और इनेट मदद करने के लिए नहीं आते, लेकिन इससे पहले कि वह सोचना समाप्त कर पाता, ब्लैक ड्रैगन ने पहले ही अपनी सारी ताकत इकट्ठा कर ली थी और एन की ओर एक ऊर्जा गेंद दाग दी थी। इसने पुरुष प्रधान को मुश्किल स्थिति में डाल दिया। अगर वह चकमा देता तो पीछे वाला लड़का तुरंत लंच बॉक्स प्राप्त कर लेता। चकमा देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। नो ने अपनी तलवार को घुमाया और उड़ती हुई काली गेंद की ओर जोर से वार किया, जिससे वह फट गई।
यह सोचकर कि उसने उस हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया है, लेकिन यह नो का गलत निर्णय था। गेंद बस नष्ट हो गई और तुरंत सभी दिशाओं में चली गई, यहाँ तक कि नो पर भी गोली चलाई। यह इस राक्षस का डरावना बिंदु था। उस पर जो गोली चलाई गई वह घातक जहर के अलावा और कुछ नहीं था। इसने तुरंत असर किया। पुरुष प्रधान की आंखें तुरंत धुंधली हो गईं। शरीर धीरे धीरे सुन्न हो गया और उसने अब उसके नियंत्रण को नहीं सुना। सिर्फ इसलिए कि उसने इनेट की याद दिलाने की अनदेखी की, उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लिन उसे बचाने के लिए दौड़ना चाहता था, लेकिन इनेट ने उसे रोकने के लिए जल्दी से अपनी दिव्य ढाल का इस्तेमाल किया। उसने लाइन को याद दिलाया कि ड्रैगन जहरीली गैस को उगलना जारी रखेगा। अगर वह अब और करीब आ गया तो एकमात्र परिणाम मौत होगी। इनेट को लाइन को बताना पड़ा कि लड़की राज्य के अस्तित्व की जिम्मेदारी उठा रही है, इसलिए किसी भी कीमत पर इनेट राजकुमारी की सुरक्षित रक्षा करेगी और यहाँ से चली जाएगी। ब्लैक ड्रैगन ने जहरीली गैस को अपने मुंह में लिया और फिर उसे अपने चारों ओर उगल दिया। इनेट को लाइन की रक्षा के लिए दिव्य ढाल बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना पड़ा। राजकुमारी भी शांत नहीं बैठी। उसने तुरंत इसे शुद्ध करने के लिए जादू का उपयोग किया, लेकिन गति बहुत धीमी थी। अचानक गैस फैल गई। इनेट और लाइन की आंखों के सामने जो दिखाई दिया वह एक अकल्पनीय दृश्य था। नहीं, उसका पूरा शरीर घातक जहर से संक्रमित था, लेकिन उसने फिर भी ब्लैक ड्रैगन से लड़ने के लिए अपनी तलवार घुमाई। वह इनेट का मॉडल था, एक नायक का पीछा करना जिसने हमेशा दूसरों की रक्षा की। हालांकि नो भी अपनी सीमा तक पहुंच गया था। वह धीरे धीरे ढह गया, जबकि सफेद बालों वाले लड़के की इच्छा धीरे धीरे पिटाई की छवि थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि इस बच्चे ने क्रूर मनुष्यों की ठंड का सामना किया है, क्योंकि उसके अंदर राक्षस जाति का खून है। दिमाग को पढ़ने और हेरफेर करने की क्षमता बेहद खास है। हालांकि उसे इस हद तक प्रताड़ित किया गया था कि उसका शरीर बर्बाद हो गया था, घावों से भर गया था और उसका दिमाग बुरे बुरे शब्दों से भरा हुआ था। फिर भी उसका वापस लड़ने का कोई इरादा नहीं था, यहाँ तक कि वह चाहता था कि किसी को भी वह सब न सहना पड़े जो वह भुगत रहा था। फिर एक दिन अंधेरे से एक रहस्यमयी आवाज आई, लड़के से दोनों राक्षसों को छोड़ने के लिए कहने के लिए। उसने कहा कि राक्षस जाति मनुष्यों इस देश की मदद करेगी और वह भी इसमें योगदान दे सकता है। एक मीठी मोहक आवाज के साथ उसने धीरे धीरे बेचारे अर्धमानव के दिमाग में मानवता की मदद करने की इच्छा पैदा की, एक और इच्छा को उड़ा दिया। सभी द्वारा पहचाने जाने के कारण रहस्यमय नाम ने यह भी वादा किया कि जब तक वह आज्ञा का पालन करेगा उसे भविष्य में पीटा जाएगा। चाबुक अब मौजूद नहीं रहेगा और आप कठिनाई के बारे में चिंता किए बिना अच्छा खाना और अच्छा कपड़ा पहन सकेंगे। यह वादा यहाँ सभी कैदियों के लिए मान्य है। उसने आपको यह भी धमकी दी कि आपका इनकार न केवल आपके लिए बल्कि अन्य अर्धमानवों के लिए भी आपदा का कारण बनेगा। यही कारण है कि समूह ने मैदान पर लड़के और काले अजगर का सामना किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दुर्घटना के कारण आपने राक्षस से अपना संपर्क खो दिया, जिससे एक त्रासदी हुई। समूह को क्रूर जानवर के जहर से लड़ना पड़ा। आपने जो उम्मीद नहीं की थी वह यह थी कि एक अर्धमानव के रूप में आपको हमेशा दूसरों द्वारा नीची नजर से देखा जाता था और यहाँ तक कि मौत का डर भी था। यह पहली बार था जब किसी ने आपके जीवन की रक्षा के लिए खड़े होने की हिम्मत की, लेकिन इसकी कीमत यह थी कि आपका जीवन एक धागे से लटक रहा था। काला अजगर आखिरकार यह एक क्रूर राक्षस था और इसका जहर इतनी तेजी से हवा में फैल गया कि सामान्य लोग इसका पता नहीं लगा सके। बड़ी मात्रा में जहर से मारा गया, जिससे श्री डैन की आंखें काली और लाल हो गईं। हालांकि वह खुद को ठीक करने के लिए जादू का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसे लड़के की रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति को फैलाना पड़ा, इसलिए वह एक महत्वपूर्ण क्षण में जल्दी ही एक असुविधाजनक स्थिति में आ गया। वह हिल नहीं गया बल्कि शांत था। उस समय को याद करते हुए जब वह एक बच्चा था, यह सब कुछ नो के वोंगडोंग प्रशिक्षण विद्यालय से लौटने के कुछ समय बाद ही एक रात्रिभोज से शुरू हुआ। उसने बहुत सारी जड़ी बूटियां और भोजन उठाया। पौधों के उस ढेर में एक प्रकार का पौधा था जो बेहद जहरीला था। बेशक मानव शरीर के लिए नो ने तुरंत खून की उल्टी की और गिर गया। उसे लगा कि वह मर गया है, लेकिन अपनी दृढ़ जीवन शक्ति के साथ उसने सुबह तक टिके रहने की कोशिश की। कनाडा के भ्रम के साथ नो ने अपनी माँ द्वारा छोड़ी गई पुस्तक तक पहुंचकर महसूस किया कि उसने लॉन्ग किडनी नामक एक बहुत ही जहरीला पौधा खा लिया है। उसने बाहर रेंगने और लंबे समय तक जादू का उपयोग करने की कोशिश की। सामान्य लोगों का तब तक अंत हो चुका होता, लेकिन मुख्य चरित्र के प्रभामंडल के साथ बस एक पलक झपकते ही नो बिस्तर पर अपने शरीर के साथ जाग गया, जैसे कि उसे कभी मारा ही न गया हो। जहर खाया हुआ आदमी खाने के लिए पौधे चुनने जंगल में गया था। इस बार दुर्भाग्य आया और एक सांप ने सीधे उसके नितंब को काट लिया। वह फिर से गिर गया। फिर वह ऐसे उठा जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। अंत में यह आदमी क्या बकवास है कि न तो पौधों का जहर और न ही सांपों का जहर उसे मार सकता है। वह यही नहीं रुका। उसने सांप को घर लाने और उसे ग्रिल किए हुए पकवान में बदलने के लिए और अधिक आक्रामक होने का फैसला किया। उसने इसे स्वादिष्ट तरीके से खाया क्योंकि उसे लगा कि वह जहर के प्रति प्रतिरोधी है। अगले दिन वह सांपों को पकड़ने के लिए जंगल में गया और एक मछली ने उसे मार दिया। उसके शरीर का प्रतिरोध धीरे धीरे विकसित हुआ, जिससे जहर अब तेजी से नहीं फैल रहा था। उसने महसूस किया कि यह उसके लिए एक नया कौशल हासिल करने का अवसर था।
उस दिन से हर दिन वह जहरीले जीवों को पकड़कर जहरों का प्रतिरोध करने की अपनी क्षमता का अभ्यास करता था। भले ही वह खून की उल्टी करके जमीन पर गिर जाता, फिर भी वह लगातार अपने शरीर को प्रशिक्षित करता रहता, जो सभी जहरों से प्रतिरक्षित था। कई सालों के प्रशिक्षण के बाद अब जब उसका सामना काले अजगर से हुआ, तो उसके शरीर ने स्वाभाविक रूप से उसके जहर के प्रति एंटीबॉडी का उत्पादन किया था। जागने के बाद उसने अपने सामने मेंढक को मारने और उसके जहर को अवशोषित करने का फैसला किया। पहले क्योंकि उसके शरीर ने एक नए जहर का सामना किया था, उसने अभी तक इसे बेअसर नहीं किया था। अब वह इसका आदी हो चुका था, इसलिए उसे बिल्कुल भी कठिनाई नहीं हुई। पुरुष नायक ने तलवार को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ रखा था, अपने सामने के मेंढक को स्वादिष्ट व्यंजन में बदलने की तैयारी कर रहा था। तलवार के कुछ ही झटकों के बाद ब्लैक पर्पल ड्रैगन के पंजे नो द्वारा पूरी तरह से तोड़ दिए गए थे। अर्धमानव लड़के के आश्चर्य के लिए ब्लैक पर्पल ड्रैगन चौंक गया जब उसके सामने का आदमी, जो अभी अभी बेहोश हुआ था, अब पूरी तरह से उस पर हावी हो गया था। विशालकाय मेंढक हवा में उछल गया, अपने संरक्षक शरीर का उपयोग करके नो को दबाने का इरादा रखता था। लेकिन यह एक गलत निर्णय था, केवल यह देखने के लिए कि नो ने अपनी तलवार को मजबूती से आगे की ओर घुमाया। एम्यू के दांत भ्रमित थे। मेंढक जानता था कि उसका सामना किसी भयंकर चीज से हुआ है। ब्लैक पर्पल लॉन्ग ने गहरी सांस लेने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। उसका शरीर धीरे धीरे गुब्बारे की तरह फूल गया, लेकिन नो ने इसे फटने नहीं दिया, बल्कि उसने जल्दी से अपनी तलवार का इस्तेमाल करके एक सटीक प्रहार किया, जिससे बम फट गया। अंत में काले ड्रैगन के मुंह में मौजूद जहर फट गया। इसने खुद को नुकसान पहुंचाया। इसने राक्षस को इनेट और लिन के विस्मय में हरा दिया। नो धीरे धीरे अर्धमानव लड़के के पास गया और अर्धमानव लड़के को सांत्वना दी। उसने ईमानदारी से यह भी स्वीकार किया कि उसने जहरीले मेंढक को यहाँ तक पहुंचाया था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं सोचा और केवल इतना निश्चित था कि उसने उस मेंढक को मार दिया था जिसे लड़के ने पाला था। यह जानने के बाद भी कि लड़का एक राक्षस था, उसने अभी भी उसके कारण कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। उसे यह भी नहीं पता था कि लड़के ने क्या कहा। वह चाहता था कि उसके पास भी लड़के की तरह जानवरों को नियंत्रित करने की क्षमता हो। यह उसके काम में उसकी बहुत मदद कर सकता है। अपने प्रति नो के रवैये को देखते हुए लड़के को आश्चर्य हुआ जब नो ने उसे बिल्कुल भी नहीं भगाया या राक्षसों से नफरत की। उसने राक्षसों के पास मौजूद प्रतिभा की भी प्रशंसा की। यह वास्तव में एक उपहार था जिसे कई लोग पाना चाहते थे। यहाँ से लड़के की आंखों में आशा की एक किरण दिखाई दी, उस अंधेरे अतीत के विपरीत जिसकी किसी को जरूरत नहीं थी। नो के शब्दों ने इस राक्षस बच्चे के दिल की गहराई को छू लिया। नहीं, वह भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें कोई प्रतिभा नहीं थी, इसलिए वह उस लड़के की भावनाओं को ठीक से समझता था। इस समय इनेट और लाइन चिंतित होकर चिल्लाते हुए उसके पास दौड़े। उसके पूरी तरह स्वस्थ रूप को देखकर लाइन विश्वास नहीं कर सकी कि काले ड्रैगन द्वारा छिड़का गया जहर सामान्य नहीं था, उसमें जमीन को गलाने की क्षमता थी। सामान्य लोगों को अगर जहर देकर नहीं मारा गया होता तो वे पहले ही मर चुके होते। लिन्ने के सिर में एक ही संभावना सामने आई, जो यह थी कि नो के शरीर में आत्मा थी। पवित्र घोंघा के शब्दों के अनुसार जो किसी ऐसे व्यक्ति से पैदा हुआ था जिसने अपनी आत्मा और शरीर को भगवान की तरह बनाने के लिए युद्ध में प्राप्त सभी घावों को साफ किया था। यह कठिन प्रशिक्षण प्रक्रिया का अंतिम क्षेत्र था, यहाँ तक कि लिन के शिक्षक को भी उस स्तर तक पहुँचने के लिए 40 साल बिताने पड़े और नो अभी भी बहुत छोटा था, लेकिन उसके शरीर पर पहले से ही आत्मा थी। इनेट, लिनी और इनेट को यह जानने के बाद कि अंतिम उद्देश्य इस विशालकाय मेंढक को शहर में ले जाना था, वे बेहद हैरान हुए। लिन ने लड़के से पूछा कि क्या वह स्पष्ट रूप से जानता है कि ऐसा करने का उद्देश्य क्या था, लेकिन जवाब केवल सिर हिलाना था। यह बच्चा वास्तव में मालिक के आदेशों का पालन करने वाला एक गुलाम था। लिन ने थोड़ी देर विचार करने के बाद उसके सिर में संघर्ष के विचार उठे। उसके सामने लिन सिर्फ एक दुबला पतला कमजोर लड़का था जिसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर उन्होंने उसे इस समय भगा दिया तो यह उसे मरने के लिए मजबूर करने से अलग नहीं होगा। लिन ने लड़के की तरफ देखा और कुछ देर पूछा। इनेट को स्पष्ट रूप से पता था कि वे जिस राज्य में जा रहे थे उसमें राक्षसों को शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन इस दबाव में नो और लिन ने आखिरकार यह सोचकर स्वीकार कर लिया कि सब कुछ सुचारू रूप से चला गया था। इस समय एक शर्टलेस युवक दिखाई दिया। काले ड्रैगन को खत्म करने के बाद समूह के सामने खड़ा था। नो ने बचपन से ही सभी प्रकार के जहरों के माध्यम से प्रशिक्षित शरीर के साथ आसानी से विशाल मेंढक को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि सब कुछ खत्म हो गया था। अचानक पुरुषों के समूह के पीछे एक आदमी की आवाज गूंजी, जो एक उभरती हुई आभा लेकर आई थी। हर किसी ने अनजाने में अपना ध्यान चावल के खेत में दूरी पर उस आवाज पर केंद्रित कर दिया, जो काले ड्रैगन की आभा से लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। एक थोड़ा पतला पुरुष शरीर अपना सिर जमीन पर झुका रहा था। उसके हाथ में एक क्रॉस के आकार की तलवार थी। उसके सामने की उपस्थिति को देखकर निश्चित रूप से हर कोई अनुमान लगा सकता था कि यहाँ आने का उसका उद्देश्य निश्चित रूप से अच्छा नहीं था। एक गहरी आवाज एक विकृत इशारे के साथ गूंजी। वह पागल लड़के की ओर मुड़ा। ऐसा लग रहा था कि यह आदमी लड़के की पहचान और क्षमताओं के बारे में स्पष्ट रूप से जानता था। उसने चारों ओर देखा और फिर काले अजगर की ओर देखा, जो अब सिर्फ एक बेजान शरीर था, और पूछा, नहीं ये चीजें उसके कारण क्या थी? उसे नहीं पता था कि वह बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा था या जन्म से बेवकूफ है। आंखों पर पट्टी बंधे आदमी की शक्ल सूरत को देखते हुए हर कोई जानता है कि वह एक बुरा आदमी है, लेकिन मेन इवन ने उसके सामान को नुकसान पहुंचाने के लिए माफी मांगी।
आंखों पर पट्टी बंधे आदमी ने उसकी बातें सुनी और निश्चित रूप से इस बात की परवाह नहीं की कि जिस चीज ने उसे यहाँ तक पहुंचाया वह कोई और नहीं बल्कि स्पीड डेमन लड़का था, जिसके पास राक्षसों से छेड़छाड़ करने की क्षमता थी। क्रॉस का ब्लेड डो की ओर इशारा कर रहा था, जिससे लड़का डर गया और पीछे कूद गया। नकाबपोश आदमी ने अब अपना कार्ड पलट दिया और स्पष्ट कर दिया कि यहाँ आने का उसका उद्देश्य इस राक्षस लड़के को पकड़ना था। बेवकूफ मियन ने उसकी बातें सुनी और खुश हुआ, क्योंकि उसने सोचा पलक झपकते ही बुरा आदमी बिजली की गति से नो के समूह की ओर भागा, लेकिन सौभाग्य से अपने अद्भुत रिफ्लेक्स के साथ मिन उसके इस कदम को रोकने में सक्षम था। इनेट ने भी राजकुमारी लिन्ने को जल्दी से पकड़ लिया और उसे घायल होने से बचाने के लिए पीछे हट गया। नो इस अजनबी की बिजली की गति से हरकतों से स्तब्ध रह गया, यह महसूस करने के बाद कि नो उसे चबाने के लिए एक कठिन प्रतिद्वंद्वी था। आंखों पर पट्टी बांधी, थोड़ा पीछे हटा और पुरुष प्रधान से बातचीत की, उसे वह चीज देने में असमर्थ। वह क्यों नहीं समझ पाया कि उसका क्या मतलब था। डू स्पष्ट रूप से एक इंसान था, लेकिन इस दुष्ट आदमी ने लड़के को एक वस्तु की तरह माना। वह आगे बढ़ता रहा, इस बार बिजली की तरह हमले को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर किया। प्रतिक्रिया के कारण यह आदमी एक हत्यारा था। उसे यहाँ आने के लिए किसी और से आदेश मिले। लड़के को वापस लाना वही था जो उसे करने की जरूरत थी, और चाहे वह जीवित रहे या मर जाए, वह स्वाभाविक रूप से इस हत्यारे को अपना लक्ष्य हासिल नहीं करने देगा। उसने तलवार को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ रखा था, उसके तूफानी हमलों को रोक रहा था। हत्यारे को एहसास हुआ कि नो के साथ उलझना जारी रखना एक अच्छा तरीका नहीं था। उसने सक्रिय रूप से अपना लक्ष्य बदलकर डू कर लिया। सिर्फ एक छलांग के बाद वह नजरों से ओझल हो गया और राक्षस लड़के की ओर दौड़ा, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थी। हत्यारे के गायब होने के ठीक बाद नो ने भी अचानक उसे पकड़ने के लिए अपनी गति बढ़ा दी और डू के घातक प्रहार को रोक दिया। इस प्रहार से नो ने थोड़ा बल प्रयोग करते हुए नकाबपोश आदमी के हाथ में तलवार तुरंत लाइन और इनेट के विस्मय के सामने बिखर गई। उसने फिर भी हार मानने से इनकार कर दिया। उसके हाथ से 2 अन्य चाकू निकले और फिर लगातार उसकी ओर दौड़े। उसकी बेहद फुर्तीली आकृति ने बाएं और दाएं, फिर ऊपर और नीचे हमला किया, उसे आराम करने का समय नहीं दिया। कुछ देर तक विरोध करने के बाद उसने हत्यारे को दूर धकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस कदम से वह क्रोधित हो गया। उसने अपनी ताकत अपने हाथ में तलवार पर केंद्रित की और पूरी गति से उस पर वार किया। उसने हमले को रोकने के लिए अपने बेहद बड़े दर्पण का इस्तेमाल किया, लेकिन उसका शरीर बहुत दूर धकेल दिया गया था। वह स्तब्ध था, क्योंकि अभी अभी हमला करने वाली तलवार की ताकत की तुलना बैल के आवेश से की जा सकती थी, लेकिन हत्यारे का पक्ष बरकरार था। हमले के बाद उसके हाथ में जो तलवार थी उसमें भी जवाबी झटका देने वाली ताकत थी, जिससे वह टूट गई। यह देखकर उसने एक और तलवार निकालना जारी रखा और उस पर इतनी तेजी से हमला किया कि नंगी आंखें उसे देख नहीं सकती थी। ऊपर देखने पर यह देखा जा सकता था कि आंखों पर पट्टी बांधे हुए आदमी की गति बहुत तेज थी, जिससे अनगिनत प्रतिरूप बन रहे थे। इस तरफ खड़ा व्यक्ति भी हैरान हुए बिना नहीं रह सका। लड़ाई से आई शॉक वेव बहुत मजबूत थी। इनेट के पास राजकुमारी लिन की रक्षा के लिए अपनी ढाल खड़ी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इनेट को स्पष्ट रूप से पता था कि वह हत्यारा कितना खतरनाक था। उसका उल्लेख मृत जी डू के नाम से किया गया था और वह एक पूर्व साहसी था। यह लड़का बहुत छोटी उम्र से ही साहसी बन गया था, लेकिन तब से वह भटक गया था। पवित्र शूरवीरों द्वारा उसका शिकार किया गया था। गडू ने छोटी उम्र से ही बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की थी। उदाहरण के लिए 13 वर्ष की आयु में कीमिया की कला जीतना, दे जागोन स्लाइडर का खिताब जीतना, और उसके बारे में एक बहुत ही भयानक किस्सा किताब में लिखा गया था। गडू ने एक बार अपने हाथों से एक देश को नष्ट कर दिया था। वह पूरी तरह से पागल था। उसे अच्छे या बुरे की कोई अवधारणा नहीं थी। कई लोगों ने उसे चुनौती देने की कोशिश की थी, लेकिन परिणाम केवल मृत्यु थी। गडू की लड़ाई में इसे ऊपर फेंक दिया। तलवार से निकली जादुई शक्ति पूरे आकाश में फैल गई, फिर प्रकाश की अनगिनत किरणों में परिवर्तित हो गई, जो एन की ओर बढ़ रही थी। प्रकाश की प्रत्येक किरण अनगिनत तीखी तलवारों में बदल गई। गडू की यह चाल एक ही समय में सैकड़ों लोगों की जान ले सकती है। सोली नामक हत्यारे ने झंडा लहराया। अगर वह अकेला होता तो वह आसानी से बचाव कर सकता था, लेकिन इस समय यहाँ एक रो भी था। इसलिए वह ऐसी स्थिति में मजबूर हो गया जहाँ उसे भाग्यशाली लड़के के हमले को रोकने के लिए अपने शरीर का उपयोग करना पड़ा। इसके बजाय उस समय जब जीवन एक धागे से लटक रहा था, इनेट समय पर प्रकट हुआ और एन के हमले को रोकने के लिए एक पवित्र ढाल का उपयोग किया। हालांकि इसने केवल उन दोनों को बचाने में मदद की, लेकिन प्रेमी ध्वज की शक्ति का विरोध नहीं कर सका। अचानक उसने काले ड्रैगन के नुकीले दांतों की खोज की। उसके दिमाग में उसने तुरंत कुछ खोज लिया। उसने अपने हाथ में विशालकाय मेंढक के नुकीले दांतों और पंजों को जकड़ लिया, फिर उसे चांदी की तलवारों की ओर फेंकने के लिए शारीरिक वृद्धि का इस्तेमाल किया। एक जोरदार धमाका, उन शक्तिशाली तलवारों टूटे हुए टुकड़े जमीन पर गिर गए। उस क्षण का फायदा उठाते हुए जब नो और इनेट ने चाकुओं की बारिश से निपटा, गडू इनेट की ओर दौड़ा और एक घातक प्रहार किया। नो ने एक दिव्य प्रतिवर्त के साथ उसे पीछे धकेलने के लिए तुरंत अपनी तलवार घुमाई। इनेट की जान बचाते हुए गडू का हथियार एक अत्यंत आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति के साथ उड़ गया। नो उस हमले को रोकने में सक्षम क्यों था? इसके अलावा
सुपर हार्ड मेटल से बना उसका हथियार भी चकनाचूर हो गया था। थोड़ी देर लड़ने के बाद गडू ने यहीं रुकने का फैसला किया। इससे पहले जडू ने असामान्य दिमाग वाले कई लोगों को देखा था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने किसी मूर्ख को ऐसी अवास्तविक ताकत और कौशल से युक्त देखा था। जाने से पहले गडू ने फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन निश्चित रूप से यह अभी भी उसकी स्टील की ढाल के सामने बेकार था। गडू के जाने के बाद नो के समूह ने राजधानी में लौटने का फैसला किया, लेकिन अचानक रोकवी डर से कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गया। लड़के ने हकलाते हुए कहा कि सबसे भयानक राक्षस को राजधानी में लाया गया था। इसकी शक्ति ब्लैक ड्रैगन से 10 गुना अधिक थी, जिसका नो के समूह ने कभी सामना किया था। यह सुनकर लिन ने वापस लौटने का फैसला किया। इनेट की आपत्तियों के बावजूद राजधानी में वापस आकर वह चुपचाप खड़ी होकर अपने देश को राक्षसों के हाथों नष्ट होते हुए नहीं देख सकती थी। लिन को विश्वास था कि उसका शाही भाई भी उसके निर्णय को समझेगा। उसने झुककर रो के कंधे को थपथपाया। यदि लड़का उसके साथ नहीं जाना चाहता था तो वे यहीं अलग हो जाते, लेकिन डोडो सीधे खड़ी हो गई और नो की मदद करने के लिए उसके साथ जाने की अपनी ईमानदार इच्छा व्यक्त की। राजकुमारी लिन और नो को ले जाने वाली गाड़ी इनेट डोडो राजधानी में वापस आ गई। इस समय राक्षसों के विनाश के तहत रॉयल कैपिटल खंडहरों के ढेर में बदल गई थी। सौभाग्य से 6 संतों के लिए धन्यवाद, हमले को आंशिक रूप से रोक दिया गया था, लेकिन इस समय रॉयल कैपिटल के आकाश में चरमोत्कर्ष हुआ। हर रात नो की याद में ड्रैगन के विशाल पंख दिखाई देते थे। अपने हाथ में साहसी किंवदंतियों के बारे में एक किताब के साथ वह इतिहास में दिखाई देने वाले पौराणिक नायकों के बारे में जानने के लिए मोहित हो गया था। उनमें से एक साहसी की कहानी थी जिसने एक बार एक ड्रैगन को हराया और एक भूमि को बचाया। नो ने अपने पिता से कहा कि भविष्य में वह भी एक नायक बन जाएगा, ड्रैगन को नष्ट करना और मनुष्यों को बचाना, अपनी बचपन की इच्छा के जवाब में। पिता के बिना वह हंसा, क्योंकि चीजें इतनी सरल नहीं है। ड्रैगन ऐसे प्राणी हैं जिनमें भयानक शक्ति होती है जो सभी को अभिभूत कर देती है। कुछ ड्रैगन हजारों वर्षों से जीवित हैं, वे केवल जमीन को थोड़ा हिलाते हैं और पंखे की पूंछ भूस्खलन का कारण बन सकती है, इसलिए उन्हें नष्ट करने के लिए बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। और अब जब वह एक वयस्क है तो उसे अपनी आंखों से उस प्राणी को देखने का अवसर मिला है जो मनुष्यों में भय लाता है। उसकी आंखों ने देखा कि नीले आकाश में विनाश आ रहा है। लिन ने आंखें चौड़ी करके देखा। इसे गंभीरता से देखते हुए, राजा की ओर से आपकी मदद मांगते हुए, वह शाही राजा की धमकी और दबाव के सामने साम्राज्य के साथ बातचीत की मेज पर बैठ गया। वह अभी भी बिना वापसी के चक्रव्यूह को सौंपने के लिए सहमत नहीं हुआ। यह एक ऐसी शक्ति है जो साम्राज्य जैसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। वह निश्चित रूप से युद्ध शुरू करेगा और अन्य देशों पर आक्रमण करेगा। इसका कारण यह है कि आपको उन शक्तियों का उपयोग नहीं करना चाहिए जो आपके नियंत्रण से परे हैं। बाहर का दानव ड्रैगन आखिरकार जमीन पर उतरा। उसने अपने चारों ओर की हर चीज को देखने के लिए अपनी खूनी आंखें उठाईं। राजा धीरे धीरे अपनी आंखों में सबसे ऊंची इमारत तक चला गया। उसकी बेटी लिन्ने की छवि दिखाई दी, लेकिन एक पल के बाद उसने खुद को शांत कर लिया। राज्य के प्रमुख के रूप में उसका तत्काल कार्य अपने लोगों पर आने वाली आपदा को रोकना था। उसने अपने हाथ में तलवार कस ली, इस तरफ दूसरे ड्रैगन को रोकने के लिए अपने जीवन का उपयोग करने का दृढ़ संकल्प किया। इनेट और लाइन ने जादू की तैयारी की। इनेट ने डेविल का इस्तेमाल किया, फिर लाइन ने इसे जादू की एक परत में लपेट दिया। बी, उसने उससे कहा, इस बार डोंग चांद पिछली बार से बहुत अलग होगा। लाइन ने अपनी सारी जादुई शक्ति इस हमले में लगा दी है। एक तेज आवाज के बाद सारी जादुई शक्ति ट्यूब पर दबाई गई, जिसने एक शॉक वेव बनाया और उसे तेजी से आगे धकेल दिया और शाही राजधानी में सबके सामने गायब हो गया। राजा ने उस विशालकाय ड्रैगन का सामना करना शुरू कर दिया है। वह धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। भयानक दबाव से राजा मुंह बनाता है। उसके मुंह से मौत को ले जाने वाली बैंगनी रोशनी चमकती है। सैनिकों ने अत्यधिक भय से देखा। डीवाई को एहसास हुआ कि यह वह चीज थी जिसने सैकड़ों साल पहले पूरे महाद्वीप को जला दिया था। राक्षस ड्रैगन की सांस राजा उसके सामने विनाशकारी शक्ति पर मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि इस ड्रैगन ने खुद को वापस लड़ने का मौका बिल्कुल नहीं दिया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह हार मान लेगा और पीछे हट जाएगा। राजा वह विषय है जिसे उसे अपने हाथ में जादुई शक्ति के साथ संरक्षित करने की आवश्यकता है। राजा ने उस दुष्ट जानवर से लड़ने के लिए प्रकाश की तलवार तैयार की। वह उस दुष्ट ड्रैगन को अंतिम प्रहार के साथ मानवता की इच्छा का स्वाद चखाना चाहता था। मां तलवार विस्फोट और अन्य बार एक धागे से लटके हुए 1000 पाउंड राक्षस ड्रैगन के हमले को रोकने के लिए समय पर दिखाई दिए। राज्य को एक जीवन बचा रहे हैं। अचानक प्रहार से वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में उसकी छवि दिखाई दी। मनुष्य के पास ड्रैगन को रोकने की शक्ति है। राक्षस ड्रैगन की चेतना में कमजोरों को कुचलना ही वह सिद्धांत है जिसे बनाए रखा जाना चाहिए। उसने एक बार दहाड़ लगाई और फिर अपनी पूंछ को उसकी ओर घुमाया, लेकिन तलवार के एक झटके से उसने उस हमले को विफल कर दिया। कुछ मिनट पहले लाइन के विंड ब्लैटर ने उसे बहुत दूर धकेल दिया था। सौभाग्य से उसके पास शारीरिक वृद्धि का उपयोग करने का समय नहीं था और वह शहर से सफलतापूर्वक गुजरा। ठीक उसी समय जब ड्रैगन कोई चाल चलने वाला था, उसने तलवार का इस्तेमाल किया और उसे मारा, जिससे वह विशाल राक्षस ड्रैगन के सामने जमीन पर सपाट लेट गया। इस तरफ इतना डरावना नहीं लगा। लिन और इनेट भी राजधानी में लौट आए थे। वे बदकिस्मत थे जब उनका सामना बलिन की सेना से हुआ। इनेट ने लिन से कहा कि वह उसका साथ न छोड़े, अप्रभावी जब तक जेजेडो ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए जादू का इस्तेमाल नहीं किया।
लाइन और इनेट के पास इस तरफ इन गोबिन लोगों को हराने का मौका था। मालोंग और नो जमकर लड़ रहे थे। दूसरा ड्रैगन हैरान था जब उसके सभी हमलों को नो ने खदेड़ दिया था। इतना क्रोधित ड्रैगन अंतिम चाल शुरू करने वाला था। यह बीच तक उड़ गया और सीधे अपने मुंह में अत्यंत मजबूत ऊर्जा जमा कर ली। दबाव बेहद भयानक था, लेकिन नो ने अभी भी शांति से उस अत्यंत मजबूत हमले को रोकने के लिए एक रुख अपनाया। अपनी तलवार के सिर्फ एक झटके से उसने दूसरे ड्रैगन के क्रोध से पहले राक्षस ड्रैगन की सांस को आकाश में खदेड़ दिया। राक्षस ने मूल रूप से बहुत उच्च आत्मसम्मान और एक आपदा राक्षस ड्रैगन भी था, इसलिए इसे खुद पर संदेह नहीं था, लेकिन अब इस लड़ाई में यह कमजोर था जिसने अंतिम प्रहार नहीं किया, जिससे राक्षस ड्रैगन सभी के आश्चर्य में पूरी तरह से वश में हो गया। अब वह आधिकारिक तौर पर पौराणिक ड्रैगन हत्या नायक बन गया। नो एनएच के शक्तिशाली ब्लेड से सीधा प्रहार प्राप्त करने के बाद ड्रैगन आपदा जल्दी से नीचे गिर गई। उसका एक नुकीला दांत भी उड़ गया था। उसकी आंखों ने धीरे धीरे अपनी शत्रुता और क्रूरता खो दी। वह जमीन पर बैठ गया, खुद से कह रहा था कि वह इस बार भी नायक नहीं बन सकता। लिन ने और अन्य खुशी से उसके पास दौड़े। इस आपदा को रोकने के लिए उसे बधाई। उसने जोजो की ओर देखा और राक्षसों को हेरफेर करने की अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए लड़के को धन्यवाद दिया, जिसकी बदौलत वह ड्रैगन को आसानी से नियंत्रित करने में सक्षम था। लेकिन यह सिर्फ उसकी सोच थी। दूसरी ओर जब उसने जो को यह कहते सुना तो वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि लड़का यह प्रकट नहीं करना चाहता था कि वह राक्षसों को नियंत्रित कर सकता है, जिससे हर कोई उसके साथ भेदभाव करेगा। बोला और रो से ड्रैगन को वापस लाने के लिए कहा जहां वह रहता था। हालांकि वह जानता था कि यह सही काम नहीं था। वह वास्तव में इस ड्रैगन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। पुरुष प्रधान के इन शब्दों ने वहां मौजूद सभी को चौंका दिया, क्योंकि आपदा दानव ड्रैगन एक बेहद खतरनाक दानव है। अगर वह इसे भागने देता है तो यह बदला लेने के लिए वापस आएगा। नो के अनुरोध को सुनने के बाद लिन ने भी उसका समर्थन किया। रो आगे बढ़ा, दानव ड्रैगन को छूते हुए, लेकिन पहले से ही इस ड्रैगन की आवाज को महसूस करते हुए इसका दिमाग नो की ओर निर्देशित होता है। दानव ड्रैगन ने पुरुष प्रधान को अपना स्वामी मान लिया है। नो के आदेश को सुनने के बाद दानव ड्रैगन ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गया। जहां वह मूल रूप से रहता था वहां लौटने की तैयारी कर रहा था और अब से मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाने की कसम खाई। लेकिन अपने पंख फड़फड़ाने और थोड़ी देर उड़ने के बाद जादुई रोशनी जहां से प्रकाश आया और सीधे ड्रैगन पर गोली चलाई, जिससे वह तुरंत रॉयल कैपिटल के बाहर जमीन पर गिर गया। साम्राज्य के राजा ने दूरबीन के माध्यम से सब कुछ देखा। वह संतुष्टि में जोर से हंसा, क्योंकि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार था। दुष्ट व्यक्ति ने विपत्ति दानव ड्रैगन को अपना शतरंज का मोहरा माना। योजना के अनुसार चलने के बाद उसने तुरंत उसे खत्म कर दिया। वह अपने बगल के गार्ड को योजना को जारी रखने के लिए कहने के लिए मुड़ा। उसने केवल लोहे के बख्तरबंद सैनिक को अपना हाथ आगे बढ़ाते देखा। उसके तुरंत बाद हथियारों से पूरी तरह सुसज्जित सैनिकों की एक श्रृंखला दिखाई दी और सीधे रॉयल प्लान की ओर बढ़ गई। मसालेदार साम्राज्य की योजना अब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। यदि योजना के अनुसार राक्षसी वस्तु को जगाने और नियंत्रित करने की क्षमता रखने वाले राक्षसों के समूह का उपयोग करने के बाद आपदा दानव ड्रैगन सैकड़ों वर्षों के बाद जागता है, तो यह आदेशों का पालन करता है और सब कुछ नष्ट करने के लिए शाही राजधानी में उड़ जाता है। उसके तुरंत बाद सभी सैनिक एम डिसेस और मी सी से लैस थे। इसके अलावा मी एमओ और मी कैनन थे। इसके अलावा 3 उपकरण थे जो जादुई अवरोधों का निर्माण कर सकते थे। मोबाइल 4 सुपर पावर्ड मैजिक रेडिएशन हथियारों के साथ मिलकर हमला करने के लिए तैयार है। हालांकि ऐसे उन्नत हथियारों से लैस है। साम्राज्य का जनरल लैंडन डूस इस अभियान से पूरी तरह असहमत था, क्योंकि अगर युद्ध चलता रहा तो नुकसान साम्राज्य का होगा। लेकिन दुष्ट राजा ने उसकी सलाह नहीं मानी। शक्ति और महत्वाकांक्षा के कारण उसकी आंखें अंधेरी हो गईं। वह दुनिया को यह साबित करना चाहता था कि साम्राज्य द्वारा बनाए गए जादुई हथियारों के विकास की तुलना कोई भी देश झंडे के राज्य से नहीं कर सकता। इस हमले के बाद यह बिना किसी संतान के गायब हो जाएगा और लोग एक दूसरे को देश की कहानी सुनाएंगे, जो बिना किसी निकास के भूल भुलैया को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। वहां से अतिरिक्त लालच के कारण हवा के रास्ते पर कदम रख रहा था। फिर साल्वेशन आर्मी प्रकट हुई और लोगों को त्रासदी से बचाया। उसी समय समूह उस स्थान पर गया जहां मालोंग को गोली मार दी गई थी। लिन ने जल्दी से महसूस किया कि पहाड़ के दूसरी तरफ शाही जादू की सेना एकत्र हुई थी, झंडे पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इस तरफ राजा ने दूरबीन के माध्यम से लाइन की भी खोज की। इनेट वह जानता था कि इनेट, जिसे लेकी शांतिपूर्ण ढाल के रूप में जाना जाता था, 6 संतों द्वारा संरक्षित था। इसलिए उसने मुस्कुराया और फिर जादुई तोप को सीधे आपके जाल पर फायर करने का आदेश दिया, इस विश्वास के साथ कि भले ही यह एक ढाल हो, यह इस तोप की शक्ति से कुचल जाएगा। जन्मजात जादू रखने वाले लोगों का युग समाप्त हो गया था। अब ज्ञान सब कुछ धारण करेगा। जादुई ऊर्जा जमा करने के बाद तोप ने लक्ष्य पर निशाना साधा और इनेट पर फायर किया। उसने जल्दी से कहा कि लाइन और आर्जो को छिपने के लिए एक जगह मिल गई है, जबकि वह जवाब देगी। हालांकि ऊर्जा इतनी अधिक थी कि यह बहुत तेज गति से निकली कि इनेट समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। सौभाग्य से वह और काली तलवार दौड़कर इनेट के सामने खड़े हो गए, जिससे उसकी जान बच गई। उसके हमले से विशाल ऊर्जा अवरुद्ध हो गई और अंत में विस्फोटक शक्ति से हुए विनाश ने उनकी आंखों के सामने महाद्वीप के एक टुकड़े को नष्ट कर दिया, जिससे इनेट और लिन आश्चर्यचकित हो गए। अगर वह गोली चलाई जाती तो परिणाम निश्चित रूप से अच्छा नहीं होता।
राजा हतप्रभ था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने जल्दी से हमलों की दूसरी लहर की तैयारी का आदेश दिया। लाइन और इनेट को एहसास हुआ कि सामने वाला राजा डेलियास था। वह राज्य को समतल करने के लिए इस अराजकता का लाभ उठाना चाहता था। लाइन ने सभी को जल्दी से पीछे हटने की सलाह दी। वह अपने भाई और पिता के साथ चर्चा करेगी कि कैसे जवाब दिया जाए, लेकिन इससे पहले कि वह निकल पाती, गोलियों की एक श्रृंखला जारी रही। यनेट ने जल्दी से सभी को उसके पीछे छिपने के लिए कहा, जबकि उसने गोलाबारी को रोकने के लिए देव का निर्माण करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। नो ने सुझाव दिया कि सभी जल्दी से चले जाएं। वह सैनिकों को विचलित कर देगी। लिन ने आगे कदम बढ़ाया। नो के चेहरे का रंग बदल गया और उसने कहा कि उसका मरने का कोई इरादा नहीं है। लिन ने उस आदमी को आश्वस्त किया कि वह इस बार जादू की शक्ति को नियंत्रित करेगी। अगला हमला होने वाला था। लिन ने जल्दी से रुककर नो को हवा में धकेल दिया। पुरुष प्रधान ने भी शारीरिक वृद्धि का इस्तेमाल किया, फिर अपनी तलवार को घुमाकर दुश्मन की सभी गोलियों को दूर भगाया। वह उन सैनिकों की ओर तीर की तरह दौड़ा जो पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। वैसे भी वह आंदोलन के प्रक्षेपवक्र को बदल नहीं सकता था, इसलिए उसने उन सभी का इस्तेमाल किया। अपनी पूरी ताकत से उसने दुश्मन से मुकाबला किया और केवल नो को तलवार को कसकर पकड़ते हुए देखा, फिर प्रत्येक शक्तिशाली वार के साथ उसे घुमाते हुए। सैनिकों के हाथों में मौजूद हथियार जल्दी से दूर हो गए। तलवारों और ढालों की एक श्रृंखला आसमान में उड़ गई। राजा हैरान हुए बिना नहीं रह सका। वान माह सैनिकों से गुजरने के बाद वह अपने स्थान पर पहुंच गया। जहां तक हथियारों की बात है, आकाश में उड़ने के बाद वे तुरंत नीचे गिर गए। सैनिकों को घायल करते हुए राजा डेलियास की पूरी सेना हार गई। राजा ने आश्चर्य से नो को देखा। मूल रूप से पुरुष प्रधान अपनी स्थिति से बहुत दूर था। एक इंसान पलक झपकते ही यहाँ कैसे पहुंच सकता है। नो ने पास आकर अपनी तलवार उठाई, राजा को धमकाया, जिससे वह कुछ कदम पीछे हट गया। उसने सोचा कि उच्च गुणवत्ता वाले हथियार के साथ वह इस राक्षस से नहीं डरेगा, लेकिन 10,000 सैनिकों के साथ वह जो भी हथियार लाया था वे सभी नो द्वारा नष्ट कर दिए गए। पूरी तरह से नष्ट हो गया। वह डेलियास के सामने आया और उसके सामने काली तलवार घोंप दी। डेलियास को एहसास हुआ कि यह वह हथियार था जिसकी उसे इतने लंबे समय से लालसा थी। इस तलवार की शक्ति अथाह थी। बस इसके साथ राक्षस यह चीज 10,000 सैनिकों को हरा सकती है। एक साधारण इंसान अपनी ताकत का इस्तेमाल 1000 घोड़ों की सेना को हराने के लिए कर सकता है। वह विज्ञान लेकर आया जिस पर उसे हमेशा गर्व था। राजा इतना डर गया कि उसने अपनी पैंट पेशाब कर दी और भाग गया। वह अपने घोड़े पर चढ़ गया और पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किए बिना भाग गया। ऐसा लग रहा था कि अगर वह थोड़ा धीमा होता तो उसका छोटा सा जीवन अपनी शक्तिशाली गति को बनाए रखने में सक्षम नहीं होता। राक्षसी साम्राज्य के सभी सैनिकों को पार करने के बाद उसने पीछे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी था जो सुनहरे कवच पहने हुए था, एक मुकुट पहने हुए था। अभी भी उसके हाथ में एक तलवार थी। उसे देखकर कांप रहा था। उसने आसमान की ओर देखा। हथियारों का ढेर जिसे उसने गिरा दिया था धीरे धीरे गिर रहा था। एक पल सोचने के बाद उसने तेजी से बढ़ना जारी रखा और सैनिकों की ओर दौड़ा। लगातार शक्तिशाली वार किए जिससे हथियार ऊपर उठ गए। एक बार फिर उसने खुद से सोचा, अगर उसने सैनिकों को अपने हथियार उठाने दिए तो वह वापस लड़ने में सक्षम नहीं होगा। इस स्थिति में उनके साथ एकमात्र उपाय उनके हथियारों को लगातार गिराना है। उसने जादुई उपकरणों के ढेर की ओर देखा। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह क्या है, लेकिन उसने अपनी तलवार को घुमाना जारी रखा और उसे स्क्रैप लोहे के ढेर में बदल दिया। प्रत्येक जादुई तोप उसके ब्लेड से टुकड़ों में टूट गई। हालांकि वह थक गया था, लेकिन वह हथियारों के ढेर में भागना जारी रखा। राजा डेलियास ने एक भयभीत अभिव्यक्ति के साथ उसकी ओर देखा, फिर रॉयल वेयरहाउस की पीठ पर चढ़ गया और उसके विचारों के अनुसार एक बहुत ही दोस्ताना मुस्कान देने के बावजूद भाग गया। हथियारों और सैनिकों के ढेर को साफ करने के बाद अचानक इस समय उसकी छाती में एक गंभीर दर्द हुआ, जिससे वह घुटनों के बल बैठ गया और लगातार हांफने लगा। नहीं, उसने खुद से कहा कि उसका शरीर आज अपनी सीमा तक पहुंच गया। उसका नाम याद रखें। उसके बाद 6 संतों में से एक जो आरबी का शिक्षक भी था, वे यहाँ गंदगी को साफ करने के लिए आए थे। पास की चट्टान पर भीषण लड़ाई के बाद 2 अन्य 6 संतों की उपस्थिति थी। चांदी के बाल वाला बूढ़ा आदमी अपनी दाढ़ी को सहला रहा था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ खड़ा था। उन्होंने पवित्र तलवार का उल्लेख किया। भले ही उन्हें निर्दोष लोगों को नहीं मारने के लिए कहा गया था, लेकिन ऐसा लगता था कि वे शब्द उस तेज तलवार को नहीं रोक सकते थे। जादूगर ओकेन फिर अन्य जादूगरों की एक श्रृंखला में परिवर्तित हो गया। उन सभी ने शेष सैनिकों पर चमकदार जादू का इस्तेमाल किया। अंत में ओएन ने उन्हें पृथ्वी पर हमला करके खत्म कर दिया और उन सभी को पृथ्वी से बने पिंजरे में निगल लिया। चट्टान की ओर देखा। उसने महसूस किया कि जो लोग उसे बचाने आए थे वे राज्य के 6 संत थे जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था। वे थे जिन्होंने मदद की थी जब वह छोटा था। इस वजह से राजा 6 संतों के पीछा से जल्दी से भागने में सक्षम था। अचानक उसने बात की और कहा कि हर कोई उसे पकड़ सकता है अगर वे आकाश में उड़ सकते हैं। तो इस कथन ने ओरेन को बहुत आश्चर्यचकित किया। पुरुष नायक ने उस ओर देखा जहां विपत्ति दानव ड्रैगन पड़ा था। उसने दानव राष्ट्र के अवशेषों को पकड़ने का एक तरीका सोचा था। अगर ड्रैगन अभी भी जीवित होता तो यह निश्चित रूप से मुश्किल नहीं होता। अपने विशाल शरीर और पंखों के साथ दानव ड्रैगन राजा को पकड़ने में सक्षम था।
अब समस्या यह थी कि इतनी शक्तिशाली तोप से टकराने के बाद क्या उसका शरीर ठीक होगा। समूह जल्दी से उस जगह गया जहां दानव ड्रैगन पड़ा था। केन ने दानव ड्रैगन के विशाल शरीर को देखा और खुद को यह कहते हुए रोक नहीं पाया कि एक महान दानव को देखने के लिए यहाँ आना सार्थक था। संत ने एक बार ड्रैगन की ओर देखा, तुरंत मुस्कुराए। यह पहली बार था जब उन्होंने इतने बड़े ड्रैगन को ठीक किया था। उन्होंने उपचार जादू को प्रकाशित करने के लिए अपनी हथेली की ऊर्जा को सक्रिय किया। एक हरे रंग का प्रभामंडल सभी घावों को ढक गया। चोटें जल्दी से ठीक हो गईं। वाई थान ने पीछे मुड़कर देखा और वास्तव में लंबा हो जाने के लिए उसकी प्रशंसा की। ओरेन उसके बगल में लड़के का नाम सुनने के बाद वह था नहीं। वह यह जानकर आश्चर्यचकित हुआ कि यह वही लड़का था जिसे उसने जादू सिखाया था। ओरोकेन पूरी तरह से पहचान में नहीं आ रहा था क्योंकि समय बीत चुका था, नहीं बहुत बड़ा हो गया था। नहीं दो लोगों को उनकी पूछताछ के लिए धन्यवाद दिया। ओकीन ने ड्रैगन की ओर देखा और तुरंत पूछा नहीं कि क्या दानव ड्रैगन की सवारी करना उचित था या नहीं। नहीं कहा कि उसने खुद इसकी व्यवस्था की थी। उसने सभी को बताया जो के पास एक विशेष प्रतिभा थी जो शक्तिशाली जादुई वस्तुओं को नियंत्रित कर सकती थी। इसे नियंत्रित करने के लिए अब यह स्वतंत्र है, इसलिए यह उन लोगों से बदला लेने के लिए वापस जाना चाहता है जिन्होंने इसे उन चीजों को करने के लिए मजबूर किया जो यह नहीं चाहता था। हालांकि यह अभी भी कार्य करने की हिम्मत करने के लिए नो की अनुमति चाहता है। यह दृश्य देखकर तुरंत आश्चर्य में अपना मुंह चौड़ा कर लिया जब राक्षस ड्रैगन ने बिना शिकायत के नो की बात सुनी। लिन और इनेट भी आगे बढ़ गए। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों को भी सहजता नहीं थी जब नो को राक्षस के साथ जाना पड़ा, खासकर इस ड्रैगन के साथ जो सैकड़ों सालों से मौजूद था। लाइन ने कहा कि अगर आर्जो उसके साथ नहीं गया तो कोई भी राक्षस ड्रैगन से बात नहीं कर पाएगा, इसलिए इनेट लिन के साथ वह लड़के के साथ जाना चाहता था और साथ ही जो को भी बचाना चाहता था। थोड़ी देर सोचने के बाद जो आखिरकार लाइन और इनेट को अपने साथ जाने देने के लिए तैयार हो गया। मुख्य उद्देश्य जो की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। गुरु की स्वीकृति सुनने के बाद उसने खुशी से उसे अपने शिक्षक पर हमेशा विश्वास करने के लिए धन्यवाद दिया। नो की ताकत शायद 100 लोगों के बराबर थी, इसलिए यह कितना भी खतरनाक क्यों न हो, लाइन चिंतित नहीं थी। इस तरफ वाई थान ने भी बात की। वह किसी भी तरह साथ जाना चाहता था। वह अपने मरीज का अंत तक पीछा करना चाहता था और संवाद करने की क्षमता भी उसकी विशेषता थी। वाई थान ने उसके पीछे देखा जिससे वह चौंक गया और पलटा। एक आकृति यहाँ तब से प्रकट हुई थी जब उसे पता भी नहीं चला कि यह कादी निकला। वह वही था जिसने उसे युवा होने पर प्रशिक्षित किया था। प्रशिक्षक दाओ टैक कादी ने कहा कि बिना पता लगाए उड़ने वाले दानव ड्रैगन जितना बड़ा कुछ बनाने के लिए चुपके कौशल की आवश्यकता होती है, लेकिन केदी का यह कौशल शीर्ष स्तर का था। यह सुनकर कि ओएन ने भी साथ जाने के लिए स्वेच्छा से कहा, लेकिन तुरंत मना कर दिया गया। ठीक इसी समय राजा और राजकुमार प्रकट हुए। वे लाइन का अनुसरण करना चाहते थे और टीएन मेजे ने उसकी मदद करने के लिए इनेट से संपर्क किया। फिर रास्ते में उसकी बहन की देखभाल करने के लिए धन्यवाद कहा। मा लोंग अब वाई थान के उपचार जादू को प्राप्त करने के बाद पूरी तरह स्वस्थ था। हर कोई देश छोड़ने के लिए तैयार था, नहीं उससे बहुत अधिक पूछने के लिए माफी मांगी, लेकिन इस बार भी उम्मीद है कि नो अपने 2 बच्चों की रक्षा कर सकता है। रो ने राक्षस ड्रैगन की पीठ पर अपना हाथ रखा और उसे उड़ने के लिए फुसफुसाया। राक्षस ड्रैगन ने अपने पंख फड़फड़ाने के लिए गति पकड़ी और फिर सभी को अपनी पीठ पर ले लिया और पास की चट्टान तक ऊंची उड़ान भरी। 2 पवित्र शूरवीर नो के बारे में बात कर रहे थे। अतीत में उन्होंने नो को एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने का इरादा किया था, लेकिन अब उसने एक महान नायक पवित्र तलवार की शक्ति प्राप्त कर ली थी। याद करते हुए कि जब उसने पहली बार राजधानी में पैर रखा तो वह चौंक गया क्योंकि हथियारों की एक श्रृंखला आकाश में उड़ा दी गई थी। दृश्य जादुई उपकरण हर जगह बिखरे हुए थे। समूह में वापस नहीं, सभी ने राजा का पीछा करना शुरू कर दिया था। जिनको चिंता थी कि सबसे खराब स्थिति में राजा साम्राज्य में लौट आया था। डोलिन ने जल्दी से महसूस किया कि राजा एक घोड़े पर सवार था। चीख देवोट शहर का द्वार तुरंत बह गया। मा लोंग थान कांग ने सभी को जादुई साम्राज्य के अंदर ले आया। बदला आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। राजा डेलियास ने अपनी शाही राजधानी देखी और वह इतना खुश था मानो वह किसी आपदा से बच गया हो। महल में प्रवेश करने के बाद शहर का द्वार तुरंत सक्रिय हो गया। वह गुस्से में अन्य मंत्रियों पर चिल्लाया कि सैनिक सिर्फ बेकार लोगों का एक समूह थे। भले ही वे सबसे अच्छे हथियारों से लैस थे, लेकिन फिर भी वे एक आम आदमी के खिलाफ विफल रहे। छोटे इस समय बूढ़े डेलियास की नजर गलती से आसमान में उड़ती हुई किसी बड़ी चीज से टकरा गई जो महल के पास जाने की तैयारी कर रही थी। वहां मौजूद सभी लोगों ने अपने मुंह और आंखें चौड़ी कर ली। जिस चीज के बारे में उन्होंने सोचा था कि वह निश्चित रूप से नष्ट हो गई थी, उसके बाद जादुई गोली अब अपनी आंखें खोल रही थी। पंख उनकी ओर उड़ गए। आपदा दानव ड्रैगन पुनर्जीवित हो गया। डेलियास ने तुरंत उस व्यक्ति को पहचान लिया जिसने आपदा दानव ड्रैगन को ठीक किया था। निश्चित रूप से पवित्र स्लग जो अन्य सभी शूरवीरों की तुलना में जादू को ठीक करने में अधिक कुशल था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वे लोग आपदा दानव ड्रैगन को नशे में क्यों कर पाए। दानव के पास विनाश की शक्ति थी। यह ड्रैगन सैकड़ों वर्षों से सो रहा था। मनुष्यों को वश में करने का कोई कारण नहीं था। केवल एक ही संभावना थी कि यह राक्षसों द्वारा नियंत्रित किया गया था। बूढ़ा राजा गुस्से में था। उस व्यक्ति की तलाश कर रहा था जिसने एलियंस को हेरफेर किया था, लेकिन इस समय वह जल्दी से राज्य छोड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। राजा द्वारा दिए गए विशेषाधिकार के साथ वह आसानी से सुरक्षात्मक बाढ़ को पार कर गया और आसन्न खतरे से बचने के लिए राज्य से भाग गया। केवल इस समय अपने मंत्रियों को राज्य के सबसे उन्नत हथियार के दाव का उपयोग करने का आदेश दिया। दरबारियों के चेहरे तुरंत बदल गए। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि यह हथियार अभी भी परीक्षण के चरण में था। इसका उपयोग करना वास्तव में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। डेलियास ने सभी सलाहों को नजरअंदाज कर दिया।
महल के पास आती हुई चीज को देखते हुए उसने उस हथियार का उपयोग करने का निश्चय किया। इस निर्णय से कई परिणाम हो सकते थे, यहाँ तक कि पूरी राजधानी नष्ट हो सकती थी। डेलियास ने मुस्कुराते हुए दानव ड्रैगन को देखा। उसे यकीन था कि इस बार वह के राउंड नॉट की भयानक मारक क्षमता से जीत जाएगा। उसने इंजीनियर को निर्देश दिया कि यदि वायु हथियार को निशाना नहीं बनाया जा सकता है तो तोप के शरीर में एक जादुई ट्रैकिंग सुविधा जोड़े। भारी तोप को जल्दी से इस्तेमाल में लाया गया। ठंडी बैरल को उड़ते हुए दानव ड्रैगन पर निशाना बनाया गया। निशाना लगाने और गोली चलाने की तैयारी की गई। शाही राजधानी की सारी बिजली तोप द्वारा अवशोषित कर ली गई। यह दानव साम्राज्य की सबसे उन्नत तकनीक थी। घातक बैंगनी रोशनी तोप के मुंह पर एकत्रित हुई और सीधी गोली चली। ब्लैक ड्रैगन की तरफ। ऐसा लगा कि सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। इस बार दानव ड्रैगन निश्चित रूप से पराजित होगा, लेकिन एक परिचित पी ध्वनि सुनाई दी। विशाल ऊर्जा को उसकी तलवार ने दूर धकेल दिया और मध्य मंच ने आतिशबाजी की। राजा डेलियास, उसके दरबारियों के आश्चर्य के लिए यह देखने के बाद कि राज्य का सबसे मजबूत हथियार दानव ड्रैगन को हरा नहीं सका। इस समय उनमें से प्रत्येक ने अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया और राजा डेलियास को अकेला छोड़कर महल से भाग गए। उसने घबराहट में ऊर्जा तोप को देखा। दूर धकेल दिए जाने के बाद मध्य मंच ने जादुई शक्ति का अनुसरण किया और लगातार उन जादुई संरचनाओं पर गिर गया जिन्हें बनाने के लिए राजा ने कड़ी मेहनत की थी। वह नौ के समूह से कुछ मिनट पहले समय में वापस चला गया। जादुई शक्ति की एक विशाल धारा को अपनी ओर आते देख नायक आगे कूदा, फिर अपनी तलवार घुमाई, जिससे शक्ति की वह धारा आकाश में चली गई, जिससे लिन का समूह चकित रह गया। लेकिन दुर्भाग्य से उसने अपनी गति खो दी और सीधे महल की ओर भागा। इस समय जनरल लैंड डेओस और उसके सैनिक उस समय तख्तापलट कर रहे थे जब डेलियास तैयारी कर रहा था। तभी कहीं से प्रथम तलवार शेर का नेता आया और महल के हॉल में घुस गया। जनरल ने अजीब नागरिक को देखा और तुरंत अपना हथियार लहराया और उस पर तान दिया। उसने उससे पूछा कि वह कौन है, इस मामले में हस्तक्षेप करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। नायक ने उतरने के बाद चारों ओर देखा और जल्दी से महसूस किया कि यह बूढ़ा आदमी जो पत्ते की तरह हिल रहा था वह राजा था जिसे वे खोज रहे थे। लैंड डॉस ने उसकी व्याख्या सुनने से इनकार कर दिया और तुरंत उस पर गोलियां चला दी। उसने गलत समझा कि वह डेलियास द्वारा नियुक्त अंगरक्षक था। जनरल और सैनिक उसकी ओर दौड़े, लेकिन वह जल्दी से उससे पीछे हट गया। उन्होंने लगातार उस पर हथगोले फेंके, लेकिन वह समय रहते चकमा दे गया और लगातार इस युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत के शब्द कहे। लैंड डॉस ने राजा डेलियास पर आरोप लगाया। अपने कार्यों के कारण उसने राज्य को एक कठिन परिस्थिति में धकेल दिया और अधिक दुश्मनों को भी आकर्षित किया, जिससे दुष्ट मालूम राक्षस ने राज्य में विनाश बोया। लैंड डॉस ने कहा कि केवल शेर डेलियास और फिर उसका सिर चुनौती देने वालों के पास लाकर ही अपनी ईमानदारी दिखा सकता है, जिससे हताहतों और संपत्ति से बचने के लिए युद्ध समाप्त हो जाएगा, देश बाधित नहीं होगा। इस समय लिन्ने का समूह भी आ गया था। संत जेन ने लैंडन डॉस की हरकतों को रोकने के लिए बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, डेलियास को जीने दे और अपने कार्यों की जिम्मेदारी ले। उसे देखकर लिन ने राहत की सांस ली। वह उसके पास गया और कहा, नहीं, बाकी मुझ पर छोड़ दो। एक कोने में जिन ने उसकी ओर देखा और उसकी जान की भीख मांगी। जिन ने एक अभिमानी भाव दिखाया। उसने राजा की ओर देखा, फिर उसने उन सभी नुकसानों की सूची बनाई जो उसके राज्य को हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति जो डेलियास द्वारा शुरू किए गए युद्ध से प्रभावित था, डे ने हाँ कहा और उसकी जान बख्शने के लिए सहमत हो गए। डेलियास ने शर्त रखी कि उसे वह सब सहना होगा जो युद्ध के पीड़ितों को सहना पड़ा था। बेशक संत जेन के चिकित्सा कौशल के साथ वह मरेगा नहीं, या यूं कहें कि मर नहीं सकता था, और उसे वह दर्द सहना पड़ा जो पीड़ितों को बाहर सहना पड़ा था, वह भी पूरी तरह से ठीक हो गया था। विनाश के प्रकाश के कारण उनकी आंखों के सामने शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया था, जिसे उसने खदेड़ दिया था। लाइन ने उसे सांत्वना दी क्योंकि यह उसकी गलती नहीं थी, वह बस सभी को बचाना चाहता था। ठीक इसी समय यह घोषणा आई कि युद्ध समाप्त हो जाएगा। पुराने राजा डेलियास ने पद छोड़ने और अपने भतीजे को अपने स्थान पर रखने के लिए सहमति व्यक्त की थी। बेशक वर्तमान रीजेंट 10वीं पीढ़ी का था। लैंड डेओस और सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़े और नो से अभिवादन किया और माफी मांगी। अभी इस मामले के बारे में जब उन्होंने गलत समझा और उस पर हमला किया तो निश्चित रूप से इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया कि सैनिक उसे धमकाने के लिए एकत्र हुए थे। एक बूढ़े व्यक्ति को उसकी रक्षा के लिए अपनी तलवार निकालनी चाहिए थी। लैन अब अगर मदद करने की कोई जरूरत है तो निश्चित रूप से राक्षसी देश के सैनिक मरने से इनकार नहीं करेंगे। वह अभी भी इस तथ्य के बारे में बहुत दोषी है कि उसने गलती से शहर को नष्ट कर दिया, लेकिन लैंड डूस ने कहा कि वर्तमान में मानव क्षति की कोई रिपोर्ट नहीं है। इसके अलावा क्योंकि उनके देश ने पहले समझौता तोड़ा था, इसलिए नो को दोष देना संभव नहीं है। इस समय रो ने कहा कि माँ लोंग वापस जाना चाहता था। दोनों पक्षों ने अलविदा कहा। लैंड डूस ने नो के प्रति सम्मान दिखाने के लिए अपना हाथ उसकी छाती पर रखा और अपना नाम उसे बताया। नो भी जवाब में मुस्कुराया और वापस रास्ते में मिलने के लिए एक नियुक्ति की। नो ने सुझाव दिया कि डो माँ लोंग को थोड़ा नीचे की रेखा पर उड़ने के लिए नियंत्रित करता है। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि नो राक्षसी देश को होने वाले नुकसान के बारे में चिंतित है, लेकिन बस उसे ऊंचाइयों से डर लगता है। राज्य में लौटने के बाद नो का राजा ने व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया और प्रशंसा की। उसने राजा से रो को इस देश में रहने देने के लिए कहा। राजा ने लड़के की ओर देखा, जल्दी से महसूस किया कि यह एक राक्षस लड़का
था उसने राजा से उसे घर और जमीन देने के लिए भी कहा, तभी वह रो की देखभाल कर सकता है। अगर यह लड़का नहीं होता तो युद्ध नहीं होता। पड़ोसी देश के साथ संबंधों की चिंता के बाद इतनी जल्दी खत्म हो गया है, लेकिन अंत में राजा फिर भी जजों को रहने देने के लिए सहमत हो गया। जजों आखिरकार इनेट के साथ रहने के लिए चला गया और उसकी पूरी तरह से देखभाल की गई। हालांकि आज़ादो जैसे गुलाम के लिए ठीक से खाना और सोना अभी भी बहुत अजीब था। इस खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और यहाँ फिल्म खत्म हो गई है। कृपया टिप्पणी करके अपनी टिप्पणियां छोड़ें और समय पर और अच्छी और हॉट फिल्में देखने के लिए एनीमे मूवी को फॉलो करने के लिए क्लिक करना न भूलें। और अब अलविदा और फिर मिलेंगे।